Hey guys, hi everyone. Good morning, adab, namaskar, sat sri akal, and I welcome you all to lecture number 2 of this regular batch of GST, जहां मेरे साथ इतने प्यारे प्यारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं for May 2027 examinations and onwards. So let's get going without any further delay with a quick recap of what we did into the preceding session. You guys know what the protocol is. आप लोगों को पता है कि हम पिछले सेशन का रिवाइज करेंगे. फिर दोस्तों we're gonna move forward with today's session. Then we're gonna have a doubt clearing round, and finally the bullet revision, guys. Hi सब बच्चों को good morning, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. आ जाओ भैया. पिछले सेशन में हम लोगों ने सबसे पहले जो बात करी थी वो बात करी थी कि what is tax and why is it levied. तो टैक्स इज अ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन लिवाइड बाय लॉ, जो हमें सरकार को देना ही पड़ता है, विच द गवर्नमेंट यूजेस टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज. फिर हम लोगों ने देखा था दोस्तों व्हाट इज जीएसटी. इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. एंड हाउ डज इनडायरेक्ट टैक्स वर्क. इनडायरेक्ट टैक्स में जो सरकार को पैसा देता है इंसान, एज वो दोस्तों बर्डन बियर नहीं करता है, वो किसी और से लेकर सरकार को जमा कराता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स, द फाइनल बर्डन ऑफ विच फॉल्स ऑन द कंज्यूमर. सर टैक्स की न्यू बुक आ चुकी है, तो आईसीआई मॉड्यूल मंगवा सकते हैं क्या. हम बिल्कुल मंगवा सकते हैं आईसीआई मॉड्यूल, क्यों नहीं मंगवा सकते. ऑलराइट, नेक्स्ट. ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन टैक्सेस, दे आर रिग्रेसिव इन नेचर. अगर आईसीआई की न्यू बुक फॉर May 2027 लॉन्च हुई है तो वही मंगवाइएगा, उससे जल्दी मत करिएगा. हाँ जी. Also called consumption taxes, they are regressive in nature, and you guys know the protocol कि भैया regressive in nature का क्या मतलब होता है. The burden of economically challenged person or not will be same. तो दोस्तों जो गरीब इंसान है, अमीर इंसान है, अगर वो सेम प्रोडक्ट खरीद रहा है तो बर्डन ऑफ टैक्स विल बी सेम. जीएसटी ने पुराने टैक्सेशन सिस्टम्स को अलविदा करा, जहां पर दोस्तों वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी. As per Article 366(12)(a) of the Constitution of India, जीएसटी को डिफाइन किया गया कि भैया एक टैक्स है जिसे लगाया जाएगा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. नोट नंबर 1 ने बताया कि भैया टोबैको पर पुराना टैक्सेशन सिस्टम भी चल रहा है प्लस जीएसटी देयर ऑन. तो पुराने टैक्सेशन सिस्टम में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लिवाई करा जाता है ऑन इट्स मैन्युफैक्चर. एंड लाइकवाइज फॉर ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स में स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी इज एप्लीकेबल. फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पर पहुंचे तो देयर वर 7 फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जहां पर स्टार्टिंग विद इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, दूसरा टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, चौथा इन्फ्लेशनरी, पांचवा ब्रॉडर स्कोप, छठवा प्रमोट सोशल वेलफेयर, एंड सातवां रिग्रेसिव इन नेचर. उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया. It all began in the year 2000 when a committee was set up by Mr. PM Atal Bihari Vajpayee ji to form a GST model. 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया जिसका नाम है केलकर टास्क फोर्स. सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप अपनी इमेज की स्क्रीन पे आ रहे उसे छोटा कर सकते हैं. मैं अपनी इमेज छोटी करूं या फिर बुक की इमेज बड़ी करूं. राजगुप्ता, अपनी इमेज. तो मैं नेक्स्ट सेशन से इसे थोड़ी छोटी कर दूंगा. अभी अब मैं क्लास के बीच में रोकूंगा नहीं, ठीक है ना बेटा. या थोड़ा सा ये वाला स्क्रीन को भी बड़ा कर सकते हैं सो दैट आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाए. आ जाओ भाई. केलकर टास्क फोर्स बना इन 2004. इन 2006 the then Union Finance Minister Shri P. Chidambaram in his budget speech mentioned कि भैया we will introduce GST in India with effect from 1st April 2010. 2009 में FDP आया, फर्स्ट डिस्कशन पेपर. 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन 115th अमेंडमेंट बिल पेश हुआ बट इट डिड नॉट पास. इन द ईयर 2014 when the new government came, Modi ji came into power, he brought up GST back into force, or 122nd constitutional amendment bill was presented in winter session of parliament in December 2014. फिर 2015 में it got passed in Lok Sabha on 6th May 2015. In 2016 with certain amendments it finally got passed in Rajya Sabha as well on 3rd August 2016, and thereafter it received the assent of the president on 8th September 2016 and became constitutional 101st Amendment Act 2016.
The GST Council also has been notified with effect from 12 September 2016. 2017 में GST Council recommends the CGST, SGST, IGST, UTGST and Compensation Cess Act. अप्रैल 2017 में ये सारे एक्ट पास हो गए थे. मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड करे थे रूल्स एंड 30 जून तक ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K पास देयर SGST एक्ट. On 1st July 2017, GST was launched in India and within a span of 8 days, state government J&K ने भी दोस्तों CGST, SGST एंड IGST एक्ट पास हो गए थे और CGST, IGST वहां पर J&K में भी लागू हो गए थे. France is the first country in the world to implement GST. So guys, this is what we did into the preceding session. क्या यहां तक सब लोगों को मजा आया है? तो गाड़ी को आगे बढ़ाएं. ऐसे हम लोग रिकैप करेंगे. रिकैप करते वक्त मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, जो मैं बुलेट रिवीजन में करता हूं. रिकैप करते वक्त मैं बिल्कुल सही सही बोलूंगा. ज्यादा गलत बोलने से भी बच्चों का ना फिर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है. अच्छा, why GST was introduced in India? Why was there a requirement to implement GST to India? दोस्तों कुछ ना कुछ पुराने टैक्सेशन सिस्टम में गड़बड़ी होगी. कोई चीज अच्छी चल रही होती है तो हम उसे ठीक नहीं करवाते हैं. लेट्स से दोस्तों हमारे घर में वॉशिंग मशीन है. अब वॉशिंग मशीन में जब दरवाजा बंद करते हैं वॉशिंग मशीन का, तो लेट्स से अगर लॉक खराब हो गया है तो यू डोंट गो एंड बाय अ न्यू मशीनरी, आप लॉक ठीक करवाते हो. फिर मशीन का ड्रम खराब हो गया एक बार तो आपने उस ड्रम को भी ठीक करवा दिया. लेकिन कई बार एक दिन लॉक खराब होता है, अगले दिन ड्रम, फिर स्विच, फिर उसके अंदर का जो बोर्ड होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड वो खराब हो जाता है. तो क्या हो रहा है कि ज्यादा रिपेयरिंग पे खर्चा हो रहा है. तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार बहुत टाइम भी हो गया है, पिछले 15 साल से मशीनरी चल रही है, इट इज टाइम दैट वी गेट रिड ऑफ दिस मशीनरी एंड बाय अ न्यू वन. होता है कि नहीं? तो पुराने टैक्सेशन सिस्टम में भी इतने ज्यादा कोर्ट केसेस हो गए थे, लीडिंग टू मेजर रेवेन्यू लॉस फॉर द गवर्नमेंट. बहुत ज्यादा सरकार को उस चीज में टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करना पड़ रहा था. तो इसी वजह से दोस्तों पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जो कमियां पेशियां थी उन्हें ठीक करने के लिए हमें एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर चाहिए था, एंड दैट इज व्हाई वी हैड टू ब्रिंग इन जीएसटी. हमारे दोस्त ने, अर्शिया ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, कॉम्प्लेक्स था, बड़ा ट्रिकी था इन ऑर्डर टू डीकोड इट, बट इट हैज नाउ बीन सिंप्लीफाइड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. वेल डन अर्शिया. अब दोस्तों मैं पुराने टैक्सेशन सिस्टम की कुछ कमी पेशियां बताऊंगा जिससे एक बाण से दो निशाने हमारे साथ दिए जाएंगे. सर कैसे? जब मैं आप लोगों को डेफिशिएंसीज ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम बताऊंगा तो आप आगे चलेंगे तो यहां पर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी मिलेगा. बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी. तो जो हमारी डेफिशिएंसीज है ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम दैट विल समहाउ कन्वर्ट इनटू बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी. इसी वजह से तो जीएसटी लाया गया क्योंकि उसने पुराने डेफिशिएंसीज को खत्म कर दिया. तो अगर हम लोगों ने यहां पर डेफिशिएंसीज अच्छे से पढ़ ली तो ऑटोमेटिकली वन ऑफ द अदर टॉपिक विल बी टेकन केयर ऑफ. मेजॉरिटी. आ जाओ भाई. कहते हैं डेफिशिएंसीज इन द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम लेड टू जीएसटी. जीएसटी इज अ मेडिसिन टू द प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्टेड अर्लियर. लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड टैक्स एंड जीएसटी. आइए गाइस, विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दैट यू विल एवर सी. ये वाला एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, and I would want each and every one of you to be super duper attentive in order to understand this example, क्योंकि इसी एग्जांपल को समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है. रीजन बीइंग ये थोड़ा सा ना ट्रिकी एग्जांपल है. आ जाओ भाई, बट वी आर गोना अंडरस्टैंड इट इन द सिंपलेस्ट वे. आ जाओ भाई. सबसे पहला आप लोगों के सामने जो आता है वो आता है ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, एंड दूसरा आप देख रहे हैं जीएसटी. तो मैं इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं so that ना कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं रहना चाहिए. फर्स्ट 10 minutes आई एम गोना स्पेंड इन द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, और मैं ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम की कमी पेशी बताऊंगा जिसकी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, और हाउ इट गॉट द कॉम्प्लेक्स इशू, द प्रॉब्लम गॉट सॉल्व्ड अंडर द जीएसटी लॉ. ध्यान से देखिएगा, अगर पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जब कोई मैन्युफैक्चरर एज द नेम सजेस्ट जो प्रोडक्ट को बनाता है, and as you can see in the picture also, the pictures have been made in such a fashion कि आप लोगों को पिक्चर से भी समझ में आएगा कि that this is a factory being, जहां पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है. एंड ये मैन्युफैक्चरर ने
किसे बेचा है दोस्तों? होलसेलर को बेचा है। मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट किसे बेचा है दोस्तों? होलसेलर को बेचा है। तो अंडर द ओल्ड टैक्सेशन लॉ क्या मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तो उस पर पुराने टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से 2 टैक्सेस लगते थे। One was excise duty because excise duty was levied on the production or manufacture of excisable goods in India, जो कि किसके पास जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। और जब सामान को बेचा जाता है तो वैट ऑब्लिक सीएसटी वैट लगता था व्हेन द सप्लाई यूज्ड टू हैपन, व्हेन द सेल यूज्ड टू हैपन विद इन द सेम स्टेट। एमपी में बेचते थे तो वैट लगता था, लेकिन एमपी से यूपी में बेचते थे तो सीएसटी लगता था। जाता ये ओरिजिनेटिंग स्टेट को ही था, मतलब जाएगा ये उस स्टेट को जहां से सामान रवाना हुआ है। तो इन दैट केस दोस्तों अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम जब सामान बनता था तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, बिकॉज दैट कम्स फर्स्ट इन द प्रोसेस। क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ तो मोदी जी भागे भागे गए और वो फैक्ट्री में पहुंचे और फैक्ट्री में बोला भैया तुमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा। तो मैंने अमाउंट्स लिए हैं इन ऑर्डर टू एलिमिनेट एनी कंफ्यूजन व्हाटसोएवर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपए का, प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट 90 रुपए लगी, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा 10 रुपए, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितनी आई गाइस? आपकी 100 रुपीज आई। इसमें हम एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे गाइस। एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाएंगे? क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है। अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो मोदी जी उस पर टैक्स नहीं लगा सकते इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज ओनली लिवाइड ऑन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया। अब यहां पर लेट्स से 10% का लगाया तो आपका 10 रुपए लगा, तो टोटल आपकी प्राइस आ गई 110 रुपए। लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला था, तो स्टेट गवर्नमेंट वाले भाग भाग कर पहुंचे मैन्युफैक्चरर के पास, कहते हैं देखो भाई तुमने जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया तो 10 रुपए का टैक्स तुमने मोदी जी को दिया एक इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी, लेकिन अब क्योंकि तुम प्रोडक्ट को आगे बेचोगे, आज एक इंसान जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तो मैन्युफैक्चर करके खुद थोड़े ना यूज करने लग जाता है, वो तो आगे बेचता है। तो when you will supply these goods to manufacturer, you will levy a tax called VAT, and VAT will be levied on a value of 110, not 100. VAT will not only be levied on the manufacturing price, but VAT will be levied on the manufacturing price, that is the price of the product plus excise duty. तो क्या ये कहना सही हो रहा है कि a tax is being levied on another tax? क्योंकि यहां पर वैट जो लिवाई किया 10% वो लिवाई किया ऑन 110, तो क्या ये कहना सही है कि ये 10% जो लिवाई किया जा रहा है ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच इज 100 रुपीज प्लस एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पर भी लगाया जा रहा है 10 रुपए का, तो टोटल आपका निकल कर आया 110 और उसका आपने 10% निकाला 11 रुपए। इसको बोलते थे दोस्तों अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, जहां टैक्स पर टैक्स लगाया जाता था, विच यूज्ड टू लीड टू हायर वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि आज अगर अपन नॉर्मल बात करें तो सामान के बेचने पर टैक्स लगाया जा रहा है ना, तो सामान की वैल्यू पर टैक्स लगना चाहिए, बट अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम दिस वाज अ वेरी बिग डीमेरिट। जब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से रिटेलिंग स्टेज पर आता था सामान, तो जो होलसेलर होता था वो दोस्तों मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी तो देता ही देता था ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, बट वो वैट भी पे करता था, बट वैट वाज अनफॉर्चुनेटली बीइंग पेड not only on the price of the product but also on excise duty। तो इसी वजह से दोस्तों जब 110 पे 10% चार्ज किया गया तो कितना निकल कर आया दोस्तों? 11 रुपए निकल कर आया। कितना निकल कर आया? 11 रुपए। एंड टोटल आपकी फाइनल वैल्यू कितनी निकल कर आती है? टोटल आपकी फाइनल वैल्यू कितनी निकल कर आती है? 121 रुपीज निकल कर आती है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? सबको यहां तक क्लियर हुआ है तो एक बार थम्स अप करेंगे दोस्तों। यहां पर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप कौन से स्टेज पर हैं, एंड देन अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आस्क मी एज मेनी डाउट्स एज यू वांट टू राइट नाउ, बिकॉज आई विल मूव ऑन व्हेन द होलसेलर विल सेल द प्रोडक्ट टू द रिटेलर। यहां तक क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या था अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम? अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम क्योंकि जब होलसेलर के पास प्रोडक्ट पहुंच गया फॉर अ प्राइस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, फॉर अ प्रोडक्ट प्राइस ऑफ 100 रुपीज ही पेड 121 आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट।
उसने 121 रुपए दिए, प्रोडक्ट की प्राइस 100 ही रुपए, लेकिन 100 रुपए पर 10 रुपए मोदी जी लेकर चले गए सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 11 रुपए वैट के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट के पास गया। नाउ द पॉइंट दैट अराइजेस इज, क्या होलसेलर प्रोडक्ट को आगे मैन्युफैक्चर करता है? आंसर मी इन यस और नो इन द चैट बॉक्स। जितना जल्दी आंसर करेंगे उतना जल्दी अपन गाड़ी को आगे बढ़ा पाएंगे। क्या होलसेलर प्रोडक्ट को आगे मैन्युफैक्चर करता है? द आंसर टू विच इज नो। वो कोई आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं करता सर। होलसेलर तो बल्क क्वांटिटी में खरीदता है, इसीलिए उसे सस्ता मिल जाता है, फिर थोड़ा सा वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर रिटेलर को बेच देता है, और रिटेलर फाइनली कस्टमर को बेच देता है। दिस इज द मेन सिनेरियो गाइस, जो हमारा एक चेन चलती है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। नाउ इन दिस सिनेरियो, एज द होलसेलर डज नॉट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, क्या मोदी जी होलसेलर के पास जाएंगे? अगेन, जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, नोबडी हैज टू राइट इट राइट नाउ। मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा द राइट टाइम टू राइट डाउन द पॉइंट्स, और मैं आपको बताऊंगा, डिक्टेट करवाऊंगा कि कैसे क्या लिखना है। इसलिए बस अभी चैट बॉक्स में आंसर करिए यस और नो, यस और नो। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। होलसेलर क्योंकि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, तो क्या होलसेलर एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स टू रिटेलर, क्या वो एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर सकता है? क्या मोदी जी उसके पास जाकर बोल सकते हैं कि तुम एक्साइज ड्यूटी चार्ज करो? द आंसर टू विच इज अगेन अ नो। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर के ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्साइज ड्यूटी वाज अ टैक्स विच वाज लिवाइड ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट उस पर लिवाई करा जाता था। देयरफॉर होलसेलर व्हेन सेलिंग द प्रोडक्ट टू द रिटेलर, क्या वो एक्साइज ड्यूटी आगे चार्ज करता है? द आंसर टू विच इज नो। But what will happen to the excise duty that he paid to the manufacturer at the time of purchase of the product? क्योंकि होलसेलर ने तीन चीजें पे करी, 100 रुपए प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी एंड 11 रुपए का वैट। क्योंकि होलसेलर आगे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, वो आगे से एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट नहीं करेगा। बट what will happen to the excise duty of 10 rupees that he paid to the manufacturer? और एक रामबाण पूरे जीएसटी में कभी नहीं भूलना कि आपको पुराना वाला टैक्स जो आपने पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, उसका बेनिफिट, उसका सेट ऑफ फ्रॉम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं द टैक्स दैट यू कलेक्ट एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जब आप सामान को आगे बेचते हो, उसमें से हम माइनस करते हैं ना। ये हम लोगों ने कल के सेशन में भी सीखा था, और मैं आप लोगों को वो एग्जांपल भी दिखाता हूं दोस्तों, जो अपन ने चैप्टर की शुरुआत में यहां पर देखा था कि होलसेलर ने आगे से 140 रुपए कलेक्ट करे थे, विच इज नोन एज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। उसमें से उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिला था 100 रुपीज का। देयरफॉर द होलसेलर पेड 40 रुपीज टू द गवर्नमेंट। Likewise for retailer, he collected 175 from the customer. The retailer paid 140 to the wholesaler. 175 में से 140 माइनस किया तो 35 रुपीज निकल कर आया दोस्तों। And 35 has to be paid. 35 किसको पे करना था दोस्तों? 35 was to be paid by the retailer to the government. And therefore guys, हमने क्या किया? जब हमने आगे से टैक्स कलेक्ट किया तो हम पीछे वाले का माइनस कर पाए। होलसेलर आगे से तो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो व्हाट विल हैपन टू द 10 रुपीज दैट ही पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द प्रोडक्ट? ये 10 रुपए का उसे बेनिफिट नहीं मिलता था। नो बेनिफिट ऑफ दिस 10 रुपीज, एंड देयरफॉर ये 10 रुपीज उसके कॉस्ट में ऐड हो जाती थी दोस्तों। ये उसको एज अ सेट ऑफ नहीं मिलता था। And because this was not allowed as a set off from the tax liability, this will be part of the cost of the product. Well done सुमित। क्योंकि भैया ये तो उसके लिए खर्चा हो गया ना, क्रेडिट तो इसका मिल ही नहीं रहा। लेकिन क्या वैट का क्रेडिट मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, क्या उसने 11 रुपए जो वैट पे करे हैं उसका क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज यस, बिकॉज वैट अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम वाज लिवाइड ऑन सेल। सामान बेचने पर वैट लगाया जाएगा। तो क्योंकि होलसेलर रिटेलर को आफ्टर ऑल सामान सेल कर रहा है, तो क्या वो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द प्रोडक्ट विल ही बी कलेक्टिंग टैक्स इन द फॉर्म ऑफ वैट? द आंसर इज यस। तो क्या वैट में से वैट माइनस हो सकता है? द आंसर इज अगेन यस। वैट में से वैट माइनस हो जाएगा क्योंकि उसने वैट पे कर आया और आगे से वैट कलेक्ट करेगा।
तो हमेशा रामबाण क्या है दोस्तों जीएसटी लॉ में? एक ऐसा रामबाण जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने आपको बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, वो उस चैप्टर में जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज है, एक रामबाण जो ध्यान रखना है, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आगे से टैक्स कलेक्ट होगा तो पीछे वाले का बेनिफिट मिलेगा, अगर आपने आगे से टैक्स कलेक्ट ही नहीं करा तो पीछे वाले का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बिकॉज होलसेलर वॉज नॉट कलेक्टिंग एक्साइज ड्यूटी, he was not entitled to the benefit of 10 rupees and therefore that 10 rupees was added to his cost. However, wholesaler जब retailer को सामान बेचता था तो आगे से टैक्स कलेक्ट करता था in the form of VAT, और VAT क्योंकि कलेक्ट किया है उसने, उसको पुराना वाला VAT जो उसने मैन्युफैक्चरर को पे किया था उसका उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो होलसेलर के लिए उसकी खुद की कॉस्ट कितनी हुई ऑफ द प्रोडक्ट? 100 रुपए तो वो प्रोडक्ट को देकर आया था, प्रोडक्ट का देकर आया था, 10 रुपए का आपने एक्साइज ड्यूटी जोड़ दिया क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या हम 11 रुपए का वैट भी जोड़े? नहीं नहीं राठी जी, वैट नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वैट का हमें क्रेडिट मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहां पर देखिए, अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम कॉस्ट ऑफ गुड्स टू होलसेलर दोस्तों कितना है? 110 रुपए। और ये क्या है 110 रुपए कैसे आया? 100 रुपए फॉर द प्रोडक्ट एंड 10 रुपीज की एक्साइज ड्यूटी। क्या होलसेलर अपना भी मार्जिन रखेगा, प्रॉफिट मार्जिन रखेगा? द आंसर टू विच इज यस, वो अपना भी प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। 11 रुपए का उसने प्रॉफिट मार्जिन रखा, मतलब 10% का, तो 110 का 10% 11 रुपए आया, टोटल 121। और बेचते वक्त क्या 121 पर टैक्स लगाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वैट? हाँ जी, 10% ही वैट का रेट मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। तो 121 का 10% कितना निकल कर आता है? 12 रुपए निकल कर आता है। टोटल अमाउंट आपका कितना निकल कर आया दोस्तों? द टोटल अमाउंट दैट द होलसेलर कलेक्टेड फ्रॉम द रिटेलर इज 133। यस, जो वैट निकल कर आएगा दैट विल बी 12.1, बट फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन मैंने उसे 12 रुपए ही लिखा है। Now, what is the wholesaler required to do now? Wholesaler क्या करेगा दोस्तों? जो उसने वैट कलेक्ट किया है, जिसे अपन बोलते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो उसने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कलेक्ट करी है, इन दिस एग्जांपल 12 रुपीज, उसमें से माइनस कर देगा द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट ही पेड एट द टाइम ऑफ परचेज 11 रुपए, एंड फाइनली स्टेट गवर्नमेंट को जाकर वो कितना रुपए जमा करवाएगा? 1 रुपी जाकर जमा करवाएगा। लेकिन क्या दोस्तों, अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम जब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पर आ जाता था तो क्या कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होते थे? द आंसर इज यस, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होते थे, लीडिंग टू दोस्तों कहीं ना कहीं प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता था। और अगर आप लोगों को याद भी होगा दोस्तों, जब मैं कल हिस्ट्री ऑफ जीएसटी बता रहा था, 2011 में जब 115th अमेंडमेंट बिल पेश किया गया और वो लैप्स कर गया था, तब मैंने रीजनिंग दी थी कि जो यूपीए सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी, वो अपने अलायंसेस के साथ जुड़ी थी, अलायंसेस। और जैसे ही जीएसटी की बात आती थी, जो अलायंसेस थे वो हाथ खड़े कर देते थे, कहते थे भैया हम नहीं साथ में देंगे। क्यों? क्योंकि अंडर द जीएसटी लॉ what was gonna happen was ये 11 रुपए जो स्टेट को मिल रहे थे, ये अब 10 रुपए में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो क्या दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था 1 रुपी? क्या स्टेट गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था 1% एक तरीके से? क्योंकि 100 रुपए का अगर अपन प्रोडक्ट की प्राइस की बात करें तो विच, अगर आप लोग देखो क्या राठी चाहिए, 1 रुपए के लेकर बेटा 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 1 रुपए का नुकसान, करोड़ों रुपयों का ट्रांजैक्शंस होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो रेवेन्यू लॉस होने वाला था टू द स्टेट गवर्नमेंट वो भी करोड़ों में जाता। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट थी दोस्तों वो साथ नहीं देती थी, क्योंकि अंडर द जीएसटी लॉ अब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। 90 रुपीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानते हैं, प्रॉफिट मार्जिन सेम 10 रुपीज, 100 रुपीज आया। अब अंडर द जीएसटी लॉ अगर सामान चाहे मैन्युफैक्चर हो, बेचा जाए, यहां पर ना मैन्युफैक्चर वर्ड हटा दिया, यहां पर सेल वर्ड हटा दिया। अंडर द जीएसटी लॉ द वर्ड दैट इज यूज्ड इज सप्लाई। अगर ट्रांजैक्शन को सप्लाई मान लिया गया है तो उस पर जीएसटी लगेगा। अब
पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जो स्टेट गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाता था वो एक्साइज ड्यूटी के नाम से जाता था, बट नाउ अंडर द जीएसटी इट विल बी नोन एज सीजीएसटी, क्योंकि सीजीएसटी पर हक किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था उस टैक्स को अपन वैट का नाम बोलते थे। अंडर द जीएसटी लॉ इट विल बी नोन एज एसजीएसटी। तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी आने के बाद सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है, बस नाम बदल गया है। पहले एक्साइज ड्यूटी और वैट के नाम से जाना जाता था, अब सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से जाना जाता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट बोथ CGST as well as SGST will now be levied on the product price. बट पुराने टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता था? जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लगाया जाता था एक्साइज ड्यूटी, तो वैट जो लिवाई करा जाता था दैट वाज नॉट ओनली ऑन द प्रोडक्ट प्राइस, दैट वाज ऑन अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्लस एक्साइज ड्यूटी, लीडिंग टू कैस्केडिंग इफेक्ट। और क्या अंडर द जीएसटी सिस्टम कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया है? द आंसर इज यस। एज यू कैन सी, पहले दोस्तों प्रोडक्ट की प्राइस पर ही सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लिवाई किया जा रहा है, एंड देयरफॉर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज नाउ 120 इंस्टेड ऑफ 121। तो आप दोनों को बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कहां वो 1 रुपया कम हो गया। पहले जो स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को 11 रुपए मिलते थे इन द फॉर्म ऑफ वैट, अब वो 10 रुपए मिलते हैं, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि जो वैट पहले एक्साइज ड्यूटी पे लगता था अब वो ऐसा नहीं होता है। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? यस और नो? अब बात ये आती है कि अंडर द जीएसटी लॉ हमने जब सामान खरीदा, होलसेलर ने जब मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा, एंड बिकॉज इट इज अ सप्लाई ऑफ ट्रांजैक्शन, तो उसने जो टैक्स पे किया वो सीजीएसटी पे किया और एसजीएसटी पे किया। जब होलसेलर रिटेलर को आगे सामान सप्लाई करेगा तो वो आगे से भी टैक्स कलेक्ट करेगा, विच विल बी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो मैंने रामबाण क्या बताया है दोस्तों अंडर द जीएसटी लॉ? अगर आप आगे से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो पीछे वाले का आईटीसी मिलेगा, अगर आप आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे तो पीछे वाले का आईटीसी मिलेगा। तो जब होलसेलर रिटेलर को आगे सामान बेचेगा तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे, और सप्लाई में यहां फिर जीएसटी लगेगा, और जीएसटी इन द फॉर्म ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, एवरीबडी, ये 100 रुपए का प्रोडक्ट, 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन, तो टोटल आया 110। 110 पर सीजीएसटी एसजीएसटी 11 रुपए जोड़ा तो टोटल निकल कर आता है दोस्तों 132। ध्यान दीजिएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी विल बी डिवाइड ऑन द प्रोडक्ट प्राइस। अब इधर ध्यान से देखिएगा एवरीबडी, अब अंडर द जीएसटी लॉ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वी नीड टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट? हमें सरकार को जाके कितना जमा कराना है? सर सीजीएसटी आपने 11 रुपए कलेक्ट किया था, माइनस 10 रुपीज इज व्हाट यू हैड पेड अर्लियर, तो 1 रुपी जाके सीजीएसटी जमा कराना है। एंड लाइक वाइज फॉर एसजीएसटी भी 11 रुपए माइनस 10 रुपए, 1 रुपी आपको एसजीएसटी जमा करवाना है, एंड दिस इज द टोटल अमाउंट दैट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? क्या मजा आया इस पॉइंट को समझने में? क्या मजा आया दोस्तों? हाँ या ना? आ जाओ भाई। अब ये कंक्लूजन आता है, की पॉइंट्स फ्रॉम द अबव एग्जांपल। अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, एज होलसेलर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, ही डज नॉट लेवाई एक्साइज ड्यूटी ऑन सेल। वो बेचते वक्त एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकता है, देयरफॉर एक्साइज ड्यूटी पेड बाय हिम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट, वो कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा, लीडिंग टू कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। वैट पेबल बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट, वैट कितना पे किया था? 12 माइनस 11, 1 रुपी। अंडर द न्यू टैक्सेशन सिस्टम, नो कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब होता है जहां टैक्स पर टैक्स लगाया जाए। इफेक्ट एज बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी was charged on the product price and profits। जो टैक्स लगाए गए थे वो किसी भी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया था, the taxes were only levied on the product price and profits। CGST SGST payable by wholesaler to government, CGST 11 में से 10 गया 1 रुपए, 11 में से 10 गया 1 रुपए for SGST as well। तो अंडर द न्यू टैक्सेशन सिस्टम क्या आपको, एक तो आपको हर स्टेज पर क्या क्रेडिट मिला ऑफ द टैक्सेस दैट यू पेड अर्लियर? हाँ जी।
क्या कहीं पर भी आपने ये देखा कि प्रोडक्ट की प्राइस में टैक्स की वैल्यू जोड़ दी गई हो और फिर टैक्स लगाया हो? ना जी। तो आपको क्रेडिट मिल रहा है एट एवरी स्टेज, एंड सेकेंडली कहीं पर भी प्रोडक्ट की प्राइस में टैक्स के कंपोनेंट को नहीं जोड़ा जा रहा है, अदरवाइज इट विल अगेन लीड टू कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। ऑलराइट गाइस, हमने क्योंकि एग्जांपल इतनी अच्छी तरीके से किया है दोस्तों, अब हमारा जो नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, ये हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, और हेडिंग में डाल दीजिए डेफिशिएंसीज ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। हेडिंग डालिए डेफिशिएंसीज ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। जो मैं बोलूंगा वही करना है दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखवाऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, ओके। पहला उसमें हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे पहला पॉइंट, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, और कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस के नीचे लिखेंगे देयर वर टू सिनेरियोज व्हिच लेड टू कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, जिसमें से एक सिनेरियो विद द हेल्प ऑफ अबव एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, दूसरा एग्जांपल मैं खुद एग्जांपल बनाऊंगा, दूसरा पॉइंट के लिए मैं खुद एग्जांपल बनाऊंगा, एंड देन वी विल राइट डाउन दैट पॉइंट। तो हेडिंग में डाल दीजिए डेफिशिएंसीज ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, पहला पॉइंट कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, ब्रैकेट में आगे लिख सकते हैं कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, ऐसे करके लिख दीजिए। उसके नीचे लिखना है देयर वर टू सिनेरियोज व्हिच लेड टू कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, जिसमें पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना ही लिखना है, इंक्लूजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट, inclusion of excise duty in the value for imposing VAT। बस इतना समझ जाएंगे आप लोग दोस्तों कि एक्साइज ड्यूटी वैल्यू में जोड़ दी जाती थी बिफोर लिवाइंग वैट। क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का दोस्तों ना तो कोई क्रेडिट मिलता था, और पुराने टैक्सेशन सिस्टम में वैट वाज लिवाइड नॉट ओनली ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बट ऑल्सो ऑन प्राइस ऑफ द एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पर भी चार्ज किया जाता था। नीचे वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज ओनली फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी levied at manufacturing stage was not allowed to be set off against VAT liability, as excise duty was a central levy whereas VAT was a state levy. No SENVAT, SENVAT मतलब no benefit of excise duty, SENVAT is another name of excise duty, SENVAT is nothing but another name। जैसे आपको घर पे नहीं बुलाते हैं गोलू पोलू डोलू मोलू, और आपका असली नाम कुछ और होता है जो आप दोस्तों बताते हैं, तो नो सेनवैट, सेनवैट का मतलब है एक्साइज ड्यूटी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक ही सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता था। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? तो इंक्लूजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। नाउ गाइस कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, लेकिन सेकंड पॉइंट समझाने से दोस्तों इंटरेस्टिंग है, एक पहले स्टोरी सुनाता हूं। लेट्स से दोस्तों, अगर मैं आज आपका होस्ट और दोस्त श्री राठी, और लेट्स से मैं अभी ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं दोस्तों, ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं, और मैं कहां पर रजिस्टर्ड हूं? लेट्स से आई एम रजिस्टर्ड इन यूपी, मैं यूपी नोएडा का रहने वाला हूं, तो मैं अपना यूपी का एग्जांपल ले रहा हूं। अब लेट्स से दोस्तों, जब मैंने कोई प्रोडक्ट अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम परचेज किया दोस्तों, अगर मैं कोई अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम परचेज करता हूं, लेट्स से फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो मैंने आपको बताया है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए गाइस, एक दूसरे नाम का टैक्स लगता था विच वॉज नोन एज सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। वो जाता कौन से स्टेट को था? जहां से ओरिजिन ऑफ गुड्स चालू हुए। तो अगर मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा लेट्स से ऑफ अ प्राइस ऑफ 500 रुपीज, तो इस पर दोस्तों सीएसटी अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम सीएसटी लगता था @2% गाइस, तो 10 रुपए का टैक्स लगा इस पर, टोटल 510 रुपीज का मेरे को पड़ा। सर ये चैप्टर 1 है क्या? यस, दिस इज चैप्टर नंबर 1 ओनली। अब इधर ध्यान से देखेंगे बेटा, राजस्थान से जब मैंने सामान खरीदा, मैं यूपी नोएडा का रहने वाला, तो मैंने दोस्तों 500 रुपए का तो सामान खरीदा और उस पर सीएसटी पे किया 10 रुपए का।
ऑलराइट गाइस, मैंने फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर विद इन द सेम स्टेट होता है तो वैट बोलते थे, और अगर इंटर स्टेट होता तो वहां पर सीएसटी बोलते थे। अब इस प्रोडक्ट को जब मैंने आगे बेचा, जब इस प्रोडक्ट को मैंने आगे बेचा, सेल करी दोस्तों अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, तो मैंने वैट ही मतलब यूपी का यूपी में बेचा दोस्तों, और लेट्स से मैंने ये प्रोडक्ट 800 रुपीज का बेचा, जिस पर लेट्स से ऑन दिस प्रोडक्ट वैट लेवाय होता था एट द रेट 5%, तो 800 रुपए का 5% निकल कर आता है 40 रुपए, तो टोटल अमाउंट जो आपका निकल कर आता है वो 840 रुपए निकल कर आता है, 840 रुपीज निकल कर आता है। नाउ इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, हाँ जी, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, एवरीबडी हैज टू आंसर मी गाइस, सरकार को जाकर मैं कितना पे करूंगा? मतलब जो मैंने परचेज किया वो इंटर स्टेट था, इंटर स्टेट बोलते हैं, और जो मैंने सेल किया वो विद इन द सेम स्टेट किया, जिसे हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं, विद इन द सेम स्टेट। अब मुझे आप लोग बताइएगा दोस्तों, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स जो मैं जाकर गवर्नमेंट को पे करूंगा, जो मेरे को स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैट और सीएसटी होता था दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट का होता था। तो सबसे पहले हमारे दोस्त हर्ष ने बताया, सो द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू कलेक्टेड वाज 40 रुपीज minus the amount of tax that you paid at the time of purchase is 10 rupees, so the amount that I need to deposit to the government is 30 rupees। ये हमारे दोस्त हर्ष ने बताया गाइस। कौन कौन हमारे दोस्त हर्ष के साथ हैं? हाँ जी, फटाफट आप लोग बताइए, आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? अर्शिया इज सेइंग 40, ओके, एवरीबडी, द करेक्ट आंसर इज 40। ये गलत है हर्ष बेटा, 40 रुपए ही देने पड़ेंगे। शक्ति सेइंग 30, प्रहलाद सेइंग 40। अपने मैसेज को बार बार रिट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है अगर गलत मैसेज लिख जाए तो। इट्स ओके इफ यू आर गोइंग रॉन्ग, एज लॉन्ग एज यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा। हाँ जी, अब इधर ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं यूपी में रजिस्टर्ड हूं तो मेरे डीलिंग योगी जी से है। योगी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, मेरी डीलिंग किससे है? योगी जी से है। अब इधर ध्यान से देखिएगा, एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेरी लॉजिकली और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में। जब मैंने परचेज किया तो मैंने राजस्थान वाले इंसान को, जिससे मैंने सामान खरीद किया था, उसको मैंने 500 रुपए दिए, 500 रुपीज दिए फॉर द प्रोडक्ट, और 10 रुपए दिए इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, सीएसटी 10 रुपए दिए, जो राजस्थान वाले बंदे ने राजस्थान सरकार को दिया होगा ना। राजस्थान वाला तो राजस्थान में रजिस्टर्ड है, राजस्थान वाला यूपी गवर्नमेंट को आके 10 रुपए तो नहीं देगा ना। तो यहां पर जो मैंने 10 रुपए ये पे करे थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, सीएसटी तो सेंट्रल का है नहीं, सीएसटी में नाम सेंट्रल सेल्स टैक्स है, क्योंकि सेंट्रल सेल्स टैक्स कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, बट इट यूज्ड टू गो इनटू द पॉकेट ऑफ द ओरिजिनेटिंग स्टेट। नाम बहुत अच्छा पॉइंट पूछा अर्शिया ने, कह रहे हैं सर सीएसटी एज द नेम सजेस्ट सेंट्रल लिखा उसमें, तो वो तो मोदी जी का होगा ना। नहीं नहीं, मोदी जी कानून बनाने वाले इंसान थे, लेकिन मोदी जी को ये 10 रुपए में से ढेला भर भी नहीं मिलता था। इट यूज्ड टू गो इनटू द पॉकेट ऑफ द ओरिजिनेटिंग स्टेट, जहां से गुड्स ओरिजिन हुए। तो ये 10 रुपए किसके पास चले गए दोस्तों? ये 10 रुपए चले गए राजस्थान गवर्नमेंट के पास। किसके पास चले गए दोस्तों? ये 10 रुपए ये चले गए दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट के पास। अब हम योगी जी से कह रहे हैं, योगी जी हमने सामान खरीदते हुए 10 रुपए दिए हैं। तो योगी जी ने कहा यार एक सेकेंड मेरे को चेक करने दो, यार आपने तो हमें कोई 10 रुपए नहीं दिए। कह रहे नहीं नहीं योगी जी आपको 10 रुपए नहीं दिए हैं। तो कह रहे किसको 10 रुपए दिए हैं? कह रहा हमने राजस्थान सरकार को 10 रुपए दिए। तो योगी जी इधर बुलाते हैं, एक टपली लगाते, कह रहे तो मैं क्रेडिट क्यों दूंगा? ये 10 रुपए अगर तुम मुझे पहले देते तो मैं इस चीज का क्रेडिट देता ना, लेकिन ये 10 रुपए तुमने किसे दे दिए? राजस्थान सरकार को दे दिए। तो वाई शुड आई गिव यू द बेनिफिट ऑफ 10 रुपीज? राजस्थान सरकार मुझे आके तो कोई 10 रुपए नहीं दे रही ना। इसीलिए दोस्तों अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम अगर इंटरस्टेट परचेज होता था तो क्रेडिट चेन वहां भी टूटती थी, क्योंकि इंटरस्टेट परचेज के केस में जो सीएसटी था वो ओरिजिनेटिंग स्टेट को चला जाता था। तो जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो वो स्टेट आपको उस चीज का क्रेडिट नहीं देता था।
है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट गाइस। इसी वजह से 10 रुपए, मेरी बात सुनिएगा, जो 10 रुपए मैं यहां पर पे कर आया हूं, जिसका मेरे को क्रेडिट मिलने से मना हो गया क्योंकि इसका मेरे को क्रेडिट नहीं मिल रहा, क्या फिर ये मेरी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा? हाँ जी, ये वाला विल बी एडेड इन माय कॉस्ट। और अब मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 500 रुपए नहीं है, अब मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है 510 रुपए। मैं उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ता हूं, और मैं प्रॉफिट मार्जिन जोड़ने के बाद जब मैं वैट लगा रहा हूं, तो क्या दोस्तों एवरीबडी, ये जो 800 रुपए है, ये जो 800 रुपए है, उसमें क्या ये मेरा 10 रुपए भी इंक्लूडेड है? हाँ जी, ये 10 रुपए भी इंक्लूडेड है, क्योंकि 500 रुपए का तो मेरे को प्रोडक्ट पड़ा, 10 रुपए का उस पर सीएसटी लगा, मेरे लेट्स से 90 रुपए के और एक्सपेंसेस हुए, और 200 रुपए का मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा, तभी तो मैं आज उसे 800 रुपए में बेच रहा हूं। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो ये मेरे परचेज प्राइस, ये सीएसटी, ये मेरे एक्सपेंस, और ये मेरा प्रॉफिट, तभी तो आज मैं उसे 800 रुपए का बेच रहा हूं। तो क्या जो वैट लिवाई किया गया, दैट इज नॉट ओनली द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट, बट वैट इज नाउ बीइंग लिवाइड। ये जो 5% लिवाई किया जा रहा है, क्या ये सीएसटी के 10 रुपए पर भी लिवाई किया जा रहा है? द आंसर टू विच इज यस। देयरफॉर इट इज लीडिंग टू कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या बताया था मैंने? टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। तो हेड, अब जो दूसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना है, यहां तक समझ में आया है दोस्तों? तो एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट इनटू द चैट बॉक्स, एंड देन आई विल आस्क यू टू राइट इट डाउन, एंड यू हैव टू राइट ओनली मिनिमल पॉइंट्स गाइस। जो नोट्स बनाने हैं बड़ा स्ट्रेटेजिकली बनाएंगे गाइस हम लोग। जो सेकंड नोट आप लोगों को लिखना है, लेवी ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट परचेज फॉर फर्दर सेल इन द सेम स्टेट। levy of GST in case of interstate purchase for further sale in the same state। अगर आपने इंटरस्टेट परचेज किया और फिर आप सेम स्टेट में बेच रहे हो, तो इन दैट केस कहते हैं इन केस ऑफ इंटरस्टेट परचेज, जब इंटरस्टेट परचेज होता था, CST was leviable which used to be collected by the origin state, therefore no credit was granted by the destination state जहां पर ये सामान पहुंचा था। तो क्योंकि दोस्तों जो सीएसटी था वो राजस्थान सरकार को मिल गया, तो योगी जी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, व्हाई वुड ही एंटाइटल मी, वो मुझे इस चीज के बेनिफिट क्यों देंगे? एवरीवन, है ना शानदार पॉइंट? आ जाओ गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल टैक्सेस। मल्टीपल टैक्सेस की ये 2.5 लाइन्स ही हैं, ये आपको पूरा का पूरा लिखना है। तो जब तक मैं समझाऊंगा, आप लोग बीच में टाइम निकाल के विद इन 30 सेकेंड्स ये लिख लेंगे। अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट ही अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगाती थी और आपस में भी उस चीज का क्रेडिट नहीं देती थी। वैट का तो वैट से दे देगी, वैट का तो वैट से दे देगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वैट के अलावा लग्जरी टैक्स भी लगाती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगाती थी। तो हमने कहा भैया योगी जी, लग्जरी टैक्स आप ही को गया है, एंटरटेनमेंट टैक्स आप ही को गया है, तो क्या हमें उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा फ्रॉम वैट, या वैट का क्रेडिट मिल जाएगा फ्रॉम लग्जरी टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स? तो योगी जी ने हाथ खड़े कर दिए, योगी जी ने मना कर दिया। योगी जी ने कहा कि भाई साहब, ये लग्जरी टैक्स है, इट इज लिवाइड अकॉर्डिंग टू अ डिफरेंट लॉ विच इज डिफरेंट फ्रॉम वैट। लाइकवाइज फॉर एंटरटेनमेंट टैक्स इज अ डिफरेंट लॉ विच इज डिफरेंट फ्रॉम वैट। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, सरकार ने आपस में जो एक ही स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, आपस में भी उन टैक्सेस को मर्ज नहीं किया, और जिसकी वजह से फिर क्या होता था, आपका प्रोडक्ट का प्राइस महंगा हो जाता था। सर राजस्थान गवर्नमेंट से तो सेट ऑफ हो सकता है ना दूसरे प्रोडक्ट पे, मगर मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता ना राजस्थान गवर्नमेंट से, मैं तो राजस्थान में रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, मैं तो यूपी का बंदा हूं। I have my place of business in UP. How can I set it off? जो राजस्थान का बंदा है जिसने सीएसटी कलेक्ट किया है, वो सीएसटी कलेक्टेड में से अपना वैट या वैट माइनस कर सकता है, लेकिन मैं वैट कलेक्टेड में से सीएसटी माइनस नहीं कर सकता। सर का पेपर प्रैक्टिकल ज्यादा आता है या थ्योरी? ज्यादातर प्रैक्टिकल। इनकम टैक्स तो 95% प्रैक्टिकल और जीएसटी 70% प्रैक्टिकल।
तो आउट ऑफ 100 मार्क्स यू विल सी 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर रहेगा। ओके, डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो ये लिखिएगा, इज मल्टीपल टैक्सेस, several taxes in the state such as luxury tax, entertainment tax etc which were not subsumed in VAT, वो VAT में subsumed नहीं थे। आइए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग था और असल लाइफ में मेरी जिंदगी में दोस्तों सबसे ज्यादा इस पॉइंट ने प्रॉब्लम कर रखी थी, दैट वाज नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। अब इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त राठी। लेट्स से दोस्तों, जब मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला था, जीएसटी में अमेंडमेंट्स आते हैं क्या? जी हाँ मयंक भाई, अमेंडमेंट्स आते हैं, एवरी अमेंडमेंट विल बी टेकन केयर ऑफ, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। मैं आपका होस्ट और दोस्त राठी। ऑलराइट गाइस, मैंने जब अपना कोचिंग सेंटर खोला विद द नेम स्टे राठी क्लासेस, तो मैंने क्या किया दोस्तों, जब अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, बिफोर द 1st of July 2017, तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं कोचिंग सर्विसेज देता हूं। आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, मैं सर्विसेज देता हूं और ये मैं ना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों बच्चे बना देता हूं, स्टूडेंट्स। एक हरा है, एक काला है, एक पर्पल है, एक ब्लू है, ये एक ऑरेंज है, एक ग्रे है। बड़े प्यारे प्यारे मेरे बच्चे हैं दोस्तों। और ये कौन है दोस्तों? दीज आर स्टूडेंट्स, ये हैं स्टूडेंट्स। अब मेरे को ये बताइए दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे क्या प्रोवाइड करते हैं दोस्तों? वो मुझे क्या देते हैं? वो मुझे दोस्तों पैसा देते हैं, प्लस वो मुझे पैसा देते हैं, प्लस जो मेरे को फीस पर जो मेरे को देते थे वो देते थे सर्विस टैक्स। क्यों? क्योंकि मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूं ना। सर्विस प्रोवाइडर क्या कलेक्ट करेगा? वैट कलेक्ट करेगा? नहीं, वैट वाज कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ गुड्स। लेकिन दोस्तों मैंने यहां पर जो बच्चों से कलेक्ट किया वो क्या कलेक्ट किया? सर्विस टैक्स कलेक्ट किया। बट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू स्टूडेंट्स, क्या दोस्तों मैंने अपने कोचिंग सेंटर में, ध्यान से देखिएगा, अपने कोचिंग सेंटर में क्या अलग अलग गुड्स मुझे खरीदने पड़े? जैसे कि फर्नीचर, जो टेबल चेयर, एयर कंडीशनर्स, एसीज, प्रोजेक्टर, हाँ या ना दोस्तों? और अगर बात करें तो वाटर कूलर, जहां से जाके बच्चे पानी भर लेते हैं, वाटर कूलर। यस और नो? तो दीज आर द थिंग्स दोस्तों जो कि एक कोचिंग सेंटर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए परचेज करना पड़ता था। अब इन दिस सिनेरियो, ये जो मैंने परचेजेस करे, तो ये तो हमारे सारे के सारे गुड्स हैं, क्योंकि ये तो मैंने किसी के फर्नीचर की दुकान से, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से खरीदा। अब इन दिस सिनेरियो जो ये मेरे गुड्स हैं, इन गुड्स पर मैं क्या पे कर आया था? मैं वैट पे कर आया था। मैं क्या पे कर आया था? वैट पे कर आया था। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग वेयर आई एम हेडिंग नाउ? कि जो मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा था, दैट वाज सर्विस टैक्स। हाउएवर, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स, आई हैड टू परचेज सम प्रोडक्ट्स। मेरे को कुछ गुड्स खरीदने पड़ते थे और उन गुड्स पर मैं वैट पे कर आता था। अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम गाइस, ये जो सर्विस टैक्स है, दिस गोज इन द पॉकेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि वैट किसके पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे ही मैं बच्चों से फीस लेता था, मोदी जी दड़ 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 भाग कर मेरे पास पहुंचे और कहता है, राठी जी लाइए सर्विस टैक्स दीजिए। मैंने कहा, मोदी जी मैंने कुछ पहले भी टैक्स दिया। कह रहे हैं टैक्स दिया है? आपने कौन सा टैक्स पे किया है? मैंने कहा, ये फर्नीचर, एसी, प्रोजेक्टर, वाटर कूलर, इन पर मैंने काफी टैक्स पे किया, क्या उनका मेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा? कहते हैं, राठी जी उन पर जो आपने टैक्स पे किया है वो वैट पे किया है, और वैट आपने स्टेट गवर्नमेंट को जाके जमा करवाया है। जो आपने वैट पे किया है वो तो स्टेट गवर्नमेंट को गया, आपने मुझे तो कोई नहीं दिया ना टैक्स। और क्योंकि आज आपने मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं किया है, तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस,
मोदी जी used to not allow me the benefit of VAT from the liability of service tax. तो अगर मैंने सर्विस टैक्स कलेक्ट किया लेट्स से 8,000 रुपीज का और मैं वैट पे कर आया हूं 6,000 रुपीज का, तो मैं जाकर सरकार को कितना पे करता था? मैं जाकर सरकार को 8,000 ही पे करता था। क्या मुझे ये 6,000 रुपए यहां माइनस करने दिए जाएंगे गाइस? Will I be allowed the benefit of the 6,000 rupees? The answer to which is no. मुझे ये अलाउ नहीं करा जाता था। All right guys. सर जीएसटी अब इंक्लूडेड रहता है, गवर्नमेंट पूरा वसूल लेती है। जीएसटी अब इंक्लूडेड रहता है मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी अब इंक्लूडेड नहीं रहता है। इधर ध्यान से देखिएगा बेटा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट वरी अबाउट इट, अभी सारी चीजें आपको समझाऊंगा। अब इधर ध्यान से देखिएगा, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड आउट हियर, क्योंकि पुराना टैक्सेशन सिस्टम में वैट और सर्विस टैक्स आपस में मर्ज नहीं होते थे। अब आज की तारीख में क्या होता है, जब कोचिंग सेंटर वाला फर्नीचर, एसी, प्रोजेक्टर, वाटर कूलर खरीदता है, तो आज की तारीख में जो वो इस पर टैक्स पे करता है अंडर द न्यू टैक्सेशन सिस्टम, वो क्या पे करता है? वो पे करता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। और अंडर द न्यू टैक्सेशन सिस्टम जब कोचिंग सेंटर वाला आगे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो आगे कलेक्ट क्या करता है? ये तो उसने पे किया है, पेड, और यहां पर वो कलेक्ट क्या कर रहा है दोस्तों? वो कलेक्ट कर रहा है सीजीएसटी, एसजीएसटी। एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो इन दैट केस क्या आज की तारीख में if a coaching center wala is collecting GST in the form of CGST, SGST on services, क्या वो माइनस कर सकता है CGST, SGST that he paid on purchasing of products? The answer is yes. क्या मैं दोस्तों इस CGST में से, इस SGST में से लेट्स से 8,000 था ना, तो 4,000 ये मान लेते हैं, और 6,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट था, तो 3,000 ये मान लेते हैं। तो क्या मैं ये 4,000 में से ये 3,000 रुपए माइनस कर सकता हूं? द आंसर इज यस। आज की तारीख में मैं कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,000 जाके पे होगा, 4,000 में से 3,000 ये माइनस हुआ, 1,000 ये पे होगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? क्या सबको ये पॉइंट समझ में आया? एवरीवन? एंड दैट इज वाई पुराने टैक्सेशन सिस्टम में क्या बोलते थे? नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। वैट एंड सर्विस टैक्स आपस में मर्ज नहीं करता था एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता था। लाइकवाइज अगर कोई गुड्स सप्लायर है, लेट्स से दोस्तों मैं गुड्स सप्लायर हूं, मैं सामान बेचता हूं, ठीक है ना, मैंने सामान खरीदा, सामान बेचा, सामान खरीदने पर वैट दिया, सामान बेचने पर वैट कलेक्ट किया, वैट में से वैट माइनस हो जाता था। लेकिन सामान को बेचने के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट की भी तो सर्विसेज ले सकता हूं। आप लोग नॉर्मली सोचो, अगर मैंने आज नई दुकान खोली है, तो लोगों को, जनता को बताने के लिए कि नई दुकान खुली है, मैं एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज लूंगा। मैं पेपर में छपवा सकता हूं, मैं रेडियो पे बुलवा सकता हूं, मैं पैम्फलेट्स बनवा सकता हूं, मैं कुछ एसएमएस सर्विसेज ले सकता हूं, जहां तक मेरे को खबर पहुंचवानी है। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट माई बिजनेस आई यूज टू टेक एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, और मैं सर्विस टैक्स पे कर आता था। लेकिन क्योंकि मैं गुड्स सप्लायर था, मेनली तो मेरा काम सामान बेचना है, तो मैंने जब आगे से टैक्स कलेक्ट किया, वो मैंने वैट कलेक्ट किया, जबकि मैंने पे क्या किया? सर्विस टैक्स पे किया। तो क्या सर्विस टैक्स को माइनस करा जाता था फ्रॉम वैट अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम? द आंसर टू विच इज नो। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, आपस में ये मर्ज नहीं होता था। आइए गाइस, कहते हैं अ पर्सन providing service used to charge service tax from the recipient of service, but in order to provide services, the person used to purchase some assets on which he has paid VAT. VAT paid was not allowed to be set off from service tax collected, as they were levied and collected by different governments. जो मैंने अपने कोचिंग सेंटर का एग्जांपल दिया, the same used to happen in a situation where a trader was collecting VAT
and was not allowed set off of service tax on services procured by him. जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया कि एक ट्रेडर जिसका मेन काम सामान बेचना है, बट इन ऑर्डर टू सप्लाई द प्रोडक्ट्स उसने कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी, कोई XYZ दूसरी सर्विसेज दी, तो जो सर्विसेज पर वो सर्विस टैक्स पे कर आता था अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, वो दोस्तों उसे अलाउ नहीं करा जाता था फ्रॉम द वैट दैट ही यूज्ड टू कलेक्ट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स. एंड दिस ब्रिंग्स अस दोस्तों, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट जो आपको लिखना है, जो थर्ड पॉइंट आप लोगों को नोट्स में लिखना है, वो सिर्फ हेडिंग लिखनी है, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स. इससे ज्यादा अभी लिखने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा अभी लिखने की जरूरत नहीं. और चौथा पॉइंट जो आप लोगों को लिखना है, डबल टैक्सेशन. डबल टैक्सेशन, ओ हो दोस्तों, क्या गजब कंफ्यूजन होता था. अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन आता है दोस्तों, एंड एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू थिंक एंड लॉजिकली आंसर मी. अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम बिफोर 1 जुलाई 2017, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं? क्योंकि अगर आप गुड्स बोलेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट भागकर उस पर वैट लगा देगी. अगर आप सर्विसेज बोलेंगे तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भागकर टैक्स लगाएगी. मैं अभी दिखाता हूं मयंक, पहले इस पॉइंट का जो क्वेश्चन का आंसर करूं ना बेटा, उस पर फोकस करा करो, अदरवाइज जो मैं एक्चुअल में पढ़ा रहा हूं वो मिस हो जाएगा. आप लोग तो पीछे करके सेकंड पॉइंट भी देख ही सकते हो ना बेटा बाद में भी, लेकिन अभी पॉइंट पर फोकस करो. बताओ मेरे को, मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे तो क्या अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम इसे हम गुड्स माने या सर्विसेज? बोथ बोलोगे तो भैया फिर तो गड़बड़ काम हो जाएगा ना. बोथ बोलोगे तो आप तो ये कह रहे हो कि सर दोनों लगाओ, सर्विस टैक्स भी लगाओ, वैट भी लगाओ, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा. जो कस्टमर खा रहा है दोस्तों, उसको तो बड़ी परेशानी हो जाएगी इस केस में. महक सेइंग सर्विस, हर्ष सेइंग गुड्स, और यही कंफ्यूजन पहले भी था. सुनील सेइंग सर्विस, सुशांत सेइंग गुड्स. देखो सारे बच्चे अलग अलग आंसर कर रहे हैं क्योंकि आपके मन में भी कंफ्यूजन है, तो सोचो सरकार के मन में भी था. स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट खूब खटाखट लड़ाई करती थी. मोदी जी कहते थे ये तो सर्विस है, अगर गुड्स ही होते, खाना ही खाना है तो घर पे खा लो. तो इतने में स्टेट गवर्नमेंट वाले बोलते, कह रहे घर पे कहां पनीर टिक्का मसाला मिलता है, घर पे लौकी टिंडे तुरई मिलते हैं, पनीर खाने ही तो यहां आता है, इसीलिए गुड्स हैं. कह रहे अरे चुप रहो, ऐसा थोड़े ना है कि पनीर मार्केट में नहीं मिलता, वो तो बनाने वाले का मन है. यहां पर तो सर्विस है. कोई आपसे आके पूछता है सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कोई आपको आके सर्व करता है, आप ठंडी ठंडी हवा में लाइव म्यूजिक सुनते हुए खाना खा रहे हैं, गुनगुनाते हुए खा रहे हैं, ये सर्विस है. घर पे भी तो खाना मिलता ही है. और दोनों के बीच में लड़ाई क्यों? क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस वर इन्वॉल्व. क्योंकि एक ने भी अगर कदम पीछे ले लिया तो सामने वाले को ज्यादा टैक्स मिल जाएगा. ना मोदी जी पीछे हटते, ना स्टेट गवर्नमेंट वाले पीछे हटते, और ये मैटर कोर्ट में था. और जब तक कोर्ट में था तो मोदी जी और स्टेट ने कहा कंज्यूमर के नाम में ही मर लिखा है, ऐसा करते हैं भाई तू भी थोड़ा लगा ले, थोड़ा हम भी लगा लेते हैं. और बगल में मैनेजर सुन रहा था रेस्टोरेंट को, कह रहे हम भी लगा ले थोड़ा सर्विस चार्ज के नाम से. करें चुप रहे, देख लो, लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन कस्टमर मना करे तो हटा देना. मतलब अगर आप दोस्तों पुराने टैक्सेशन सिस्टम में, मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ का बता रहा हूं, अगर आप 1 जुलाई 2017 से पहले 1000 रुपए का सामान खाते थे, 1000 रुपए का अगर रेस्टोरेंट के खाने का बिल था, तो आप करीब करीब 1250 रुपए देते थे. कैन यू एक्चुअली इमेजिन? इतना अमाउंट ऑफ टैक्स जाता था जो कि गलत था. तो अंडर द जीएसटी लॉ दोस्तों, जब जीएसटी लॉ बना तो इसे फिर सर्विसेज की कैटेगरी में डाला गया. आप आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में, रेस्टोरेंट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज. हाउएवर अगर सर्विसेज लग रहा है अंडर द जीएसटी लॉ, तो सर्विसेज पर टैक्स दोनों को ही जाता है, बी इट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. क्योंकि अंडर द जीएसटी लॉ तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों ही लगता है. तो डबल टैक्सेशन में देखिए, कहते हैं डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज in the earlier indirect tax regime, some transactions in the nature of restaurant were leviable to both VAT and service tax. जिससे परेशानी किसे होती थी दोस्तों? परेशानी तो फिर ऑफ कोर्स फिर कस्टमर को होगी. आइए गए इस क्वेश्चन नंबर 7.
विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज लेड टू जीएसटी इन इंडिया? कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी जिनकी वजह से जीएसटी भारत देश में इंप्लीमेंट करना पड़ा? कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, जी हां। डबल टैक्सेशन, जी हां। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, जी हां। सर ये तो हमारा फेवरेट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। सर अगर हम ऑप्शन में ये देख लेते हैं ना, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो हम पागल हो जाते हैं राठी जी। हमारे को कोई और ऑप्शन सूझता ही नहीं है, हम बिना इधर उधर देखे यही टिक कर देते। ऐसा भैया सीए इंटरमीडिएट में मत करिएगा। बहुत बार मैंने देखा है इंस्टीट्यूट ने बेवकूफ बनाया, जब आंसर बी था और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द अबव, तो क्या होता है ज्यादातर ना बच्चों को ऑटोमेटिक झुकाव चला जाता है ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव की तरफ। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसी कोई भी गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं। सब फोर्थ पॉइंट में क्या लिखना है? फोर्थ पॉइंट में लिखना है डबल टैक्सेशन। और इधर देखिएगा दोस्तों, डबल टैक्सेशन में कहते हैं डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां तक लिखिएगा या पूरा ही लिख लीजिए गाइस, ये लाइन ना इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ये लाइन इंटरेस्टिंग है तो ये पूरा लिख लीजिए। सर एमसीक्यू बहुत बड़े और केस स्टडी बेस्ड आते हैं क्या? केस स्टडी बेस्ड आते हैं बट नॉट नेसेसरली बहुत बड़े। ऑलराइट, केस स्टडी बेस्ड आते हैं, अपन उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। लिखिए गाइस, आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस टू राइट इट डाउन फटाफट। डबल टैक्सेशन में पूरा लिखेंगे एवरीवन। लिखा? लिखा गाइस? चलो जी, मूविंग ऑन। सेकंड पॉइंट भी अगर आप लोगों को देखना है तो ये देख लीजिए, मल्टीपल टैक्सेस। और मल्टीपल टैक्सेस में भी पूरा लिखना है सेवरल टैक्सेस इन द स्टेट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स विच वर नॉट सब्ज्यूम्ड इन द वैट। वो वैट में सब्ज्यूम नहीं होते थे। आ जाइए गाइस, मूविंग ऑन। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारे लिए कंसेप्ट ऑफ जीएसटी समझना बहुत ज्यादा आसान हो गया। रीजन बीइंग गाइस, जो कंसेप्ट ऑफ जीएसटी है गाइस, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इन द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सबसे पहला कहते हैं सर, थर्ड में क्या लिखे? थर्ड में सिर्फ हेडिंग लिखनी है, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। अर्शिया बेटा आ जाओ भाई। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी कहते हैं जीएसटी सर इंटर और इंट्रा में सीजीएसटी और एसजीएसटी किया है, पर आईटीसी मिलेगा ना? इंटर में अंडर द न्यू जीएसटी लॉ आईजीएसटी लगता है। मैं डिटेल में आगे सिखाऊंगा बेटा। चलो आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता देता हूं। अंडर जीएसटी जब अगर आप इंट्रा स्टेट करते हैं, चाहे इंट्रा स्टेट परचेज करें या इंट्रा स्टेट सेल करें, इंट्रा स्टेट का मतलब समझ जाइए विद इन द सेम स्टेट, तो जो टैक्स लिवाय होता है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लिवाय होता है। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट करते हैं मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो इन दैट केस जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज आईजीएसटी, उस पर आईजीएसटी लिवाय किया जाता है। एंड सर मगर फिर वही बात हुई, तो अगर अंडर द जीएसटी लॉ अगर आपने परचेज किया है, परचेज इंटर स्टेट किया तो आईजीएसटी लिवाय हुआ,
और आपने जो आगे सेल करी है, जो सप्लाई करी है, वो इंट्रास्टेट करी है, तो आपने सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कलेक्ट किया, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कलेक्ट किया, तो क्या सर विल आईजीएसटी बी अलाउड? क्या आपको आईजीएसटी अलाउ होगा फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? क्या यहां पर आप सेट ऑफ कर सकते हैं? द आंसर टू विच इज यस, कर सकते हैं। इसीलिए कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस नहीं है, नहीं तो फिर यहां पर भी वही हो जाता। पहले बस नाम सीएसटी और वैट का था, तो सीएसटी अलाउड नहीं होता था फ्रॉम वैट। हाउएवर अंडर द जीएसटी लॉ, जब आप सामान को विद इन द सेम स्टेट बेचते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट करते हैं, उसमें से अपन क्या माइनस करेंगे? आईजीएसटी माइनस करेंगे। तो इन दैट केस आईजीएसटी इज द टैक्स दैट वी पेड एट द टाइम ऑफ इंटरस्टेट परचेज। तो विल आईजीएसटी बी अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड वाइस वर्सा ऑल्सो? हो सकता है आपने विद इन द सेम स्टेट परचेज किया हो, इंटर स्टेट बेच रहे हो, तो जब आपने इंटर स्टेट बेचा तो आपने आईजीएसटी कलेक्ट किया, तो क्या आईजीएसटी कलेक्टेड में से हम सीजीएसटी एसजीएसटी माइनस कर सकते हैं? जी हाँ, वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आने वाली चीज में सिखाऊंगा, आने वाले चैप्टर्स में। बट हाँ, ये समझ लीजिएगा कि यहां पर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी में से आईजीएसटी माइनस करना अलाउड है और आईजीएसटी में से सीजीएसटी एसजीएसटी माइनस करना अलाउड है। ऑलराइट गाइस, अब आ जाते हैं दोस्तों कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। कहते हैं जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स as it offers comprehensive and continuous chain of tax credit from manufacturer service provider to retailer by allowing set off of taxes paid at the time of purchase with the tax collected at the time of sale, thereby taxing जो टैक्स लगाया जा रहा है only the value added at each stage of supply chain। आप उतना ही अमाउंट टैक्स करते हो जितना आपने वैल्यू ऐड करी, इसीलिए जीएसटी को वैल्यू एडेड टैक्स का नाम बोला जा सकता है, क्योंकि यहां पर हमें वो पुराने वैट से इसको लिंक नहीं करना है, हमें लॉजिकल उस पॉइंट को समझना है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब है कि जितनी आपने वैल्यू ऐड करी उससे जुड़ा हुआ टैक्स जाके आपने सरकार को पे किया। जैसे कि इन दिस सिनेरियो एज यू कैन सी, होलसेलर ने जब प्रोडक्ट को परचेज किया था तो उसने कितने का परचेज किया था? 1000 का। उसने कितने का बेचा? 1400 का। तो उसने कितनी वैल्यू ऐड करी? अगर कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू दैट हैज बीन एडेड बाय द होलसेलर, तो इसने 400 रुपए की वैल्यू ऐड करी ना प्रोडक्ट में। बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है दोस्तों। होलसेलर ने 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, 1400 का वो बेच रहा है, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड करी? द वैल्यू दैट ही एडेड इज 400 रुपीज, और 400 रुपीज का जो 10% टैक्स है, 10% टैक्स है, वही तो जाकर वो सरकार को आफ्टर ऑल जमा करा रहा था 40 रुपीज। हाँ या ना? क्योंकि 10% इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन द गुड्स, तो वो उतना ही तो जाकर जमा करा रहा था। इसीलिए क्या जीएसटी को हम ऐसा भी बोलते हैं कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि जितना प्रोडक्ट की वैल्यू या सर्विसेज की वैल्यू बढ़ती जाती है, जितना उसमें वैल्यू बढ़ेगी उतना ही आपका टैक्स कंपोनेंट जुड़ेगा। हाउएवर, क्या आपको सेट ऑफ क्रेडिट का बेनिफिट तो मिलता ही है आप लोगों को। द अमाउंट ऑफ टैक्सेस दैट यू पेड एट द टाइम ऑफ परचेज विल बी अलाउड एज सेट ऑफ फ्रॉम द टैक्स दैट यू कलेक्ट एट द टाइम ऑफ सेल। जब आप सामान को बेचेंगे तो उसमें से वो माइनस कर सकते हैं। इसीलिए क्या जीएसटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज टिल द रिटेलर स्टेज आपको कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट देता है? द आंसर इज यस, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? नेक्स्ट, जीएसटी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। यस, ये दोस्तों जीएसटी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। और जो मैंने अभी आप लोगों के साथ ऊपर वाले एक एग्जांपल में किया था, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स में, जब मैंने अपना रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों के सामने पेश किया कि अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, जब मैं कोचिंग सेंटर खोलकर बैठा तो मैंने आगे से सर्विस टैक्स कलेक्ट किया, और ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में जब मैंने वैट पे किया एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ सम प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज, तो इन दैट केस वैट वाज नॉट अलाउड एज क्रेडिट from the service tax I collected. However, under the GST law, मैंने बच्चों से in the fees CGST SGST कलेक्ट किया, और
दोस्तों जो मैंने पे किया वो भी सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया, लेकिन जो मैंने कलेक्ट किया था वो सीजीएसटी एसजीएसटी जीएसटी कलेक्ट किया था ऑन सर्विसेज। हाउएवर जो मैंने पे किया वो मैंने पे किया जीएसटी ऑन गुड्स। तो क्या जीएसटी पेड ऑन गुड्स विल इट बी अलाउड एज सेट ऑफ फ्रॉम जीएसटी फ्रॉम जीएसटी कलेक्टेड ऑन सर्विसेज? द आंसर इज यस। इसीलिए अंडर द जीएसटी लॉ वाइल अलाउिंग यू द क्रेडिट, वो ये नहीं देखते कि आपने आईटीसी किस पर कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। वो ये नहीं देखते कि आपने जो आगे सामान सप्लाई किया है वो गुड्स है या सर्विसेज हैं। दे विल अलाउ यू क्रेडिट एट ऑल लेवल्स, वो आपको क्रेडिट का बेनिफिट देंगे। तो कहते हैं जीएसटी डज नॉट डिफरेंशिएट between goods and services, and thus the taxes paid on procuring of services can be set off against taxes collected on sale of goods and vice versa. Next, as credit is allowed in all manner, as credit is allowed in all manner, there is no cascading of taxes, कोई भी cascading of taxes नहीं होते हैं। Okay, next, the supplier at each stage passes on the burden to another। क्या दोस्तों सप्लायर हर स्टेज पर दोस्तों बर्डन ऑफ टैक्स को पास ऑन कर देता है? हाँ जी, जैसे कि दोस्तों मैन्युफैक्चरर होलसेलर पे डालता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर पर, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर पर, रिटेलर कस्टमर पर। एंड क्योंकि कस्टमर इस फाइनल प्रोडक्ट को यूज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, क्या दोस्तों उसे आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा? नहीं, फाइनली उसे बर्डन बियर करना पड़ता है कंज्यूमर को। तो कहते हैं द सप्लायर एट ईच स्टेज पासेस ऑन द टैक्स बर्डन टू अनदर पर्सन अनदर until it reaches the final consumer. Since the final consumer uses the product services, he cannot transfer the burden to anyone else and thus has to bear the brunt of tax. तो सर ये कुछ लोग जीएसटी नंबर से पर्सनल गुड्स परचेज करते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। गुड पॉइंट हर्ष ने बोला। लेट्स से हर्ष भाई कह रहे हैं कि सर अगर एक इंसान जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसने घर के लिए लेट्स से एक एसी खरीदा, अब एसी तो उसके ऑफिस में भी खरीदा जा सकता है और एसी उसके घर के लिए भी खरीदा जा सकता है। ठंडी ठंडी हवा तो हमें दोनों जगह ही चाहिए। घर में फैमिली मेंबर्स रहते हैं, ऑफिस में स्टाफ रहता है, भैया ठंडी हवा तो दोनों जगह चाहिए। अगर ऑफिस के लिए एसी खरीदा होता राठी जी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे मिलना भी चाहिए, बिकॉज दैट एसी इज नाउ बीइंग यूटिलाइज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उस एसी पर तो आईटीसी मिलना चाहिए क्योंकि वो बिजनेस पर्पज से है। लेकिन जो घर का एसी है और घर के एसी के लिए आपको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो तो पर्सनल रीजंस के लिए है, वो तो पर्सनल पर्पसेस के लिए है। It is not in relation to your business. It is not in the course of furtherance of business. I agree with you, Harsh, to this extent. However, हर्ष ने जो आगे कहा कि सर लोग जो घर पे एसी लगवा रहे हैं उसमें भी अपना जीएसटीआई नंबर दे देते हैं, कह देते हैं कि भैया हम तो ऑफिस में ही लगवा रहे हैं, जबकि एक्चुअली वो घर में लगवा रहे हैं। हाँ जी हर्ष, लोग ऐसा करते हैं मेरे भाई, नो डाउट। और इससे क्या होता है दोस्तों, उन्हें आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है, करते हैं। हाँ, लेकिन अगर अपन इसे एथिकली देखें या बिजनेस टर्म्स में देखें तो ये इनकरेक्ट है। अब बात यह है कि आप पकड़े कैसे जाओगे? पकड़े तब जाओगे जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ऑफ योर प्लेस ऑफ बिजनेस। द चांसेस ऑफ दैट इज लेस। वेरी गुड पॉइंट हर्ष, कि भैया आपने एक एसी, आपने 2 एसी खरीदे। अब कोई 2 एसी खरीदना कोई इतनी बड़ी बात तो थोड़ी ना है कि भैया 2 एसी खरीद लिए हैं, ये तो कुछ गलत ही कर रहा होगा। नहीं भैया, 2 एसी हमने अपने ऑफिस के लिए खरीदे, हम बोल सकते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में हमने एक एसी ऑफिस में लगवाया, एक घर पे लगवा लिया, तो घर से जुड़ा हुआ आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू द लॉ है नहीं मिलना चाहिए। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, वो गड़बड़ है लेकिन ले लेते हैं लोग। तो ऐसे भी होता है कि ओरिजिनल बिल
नहीं लेते। ओरिजिनल बिल के बगैर तो काम नहीं चलेगा, बिल तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिल के बगैर काम नहीं चलेगा। सर मेरे दोस्त ने कल आईफोन लिया था जीएसटी नंबर पे, वो इसी वजह से लिया। अब उन्होंने क्या दिखा दिया होगा कि भैया आईफोन लिया गया फॉर बिजनेस पर्पस। अब बिजनेस पर्पस से जुड़ा हुआ क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा? मिल जाएगा। लोग करते हैं क्योंकि आज आईफोन भी दोस्तों लाख सवा लाख रुपए का आईफोन आता है। अब बिकॉज आईफोन इज सो गॉड डैम एक्सपेंसिव, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ 18% जीएसटी आपको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ना। है ना गाइस? एवरीवन clear about it? Clear about it guys? वेल डन गाइस। इसमें हमें कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है गाइस। रीजन बीइंग ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, दिस इज नथिंग बट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन अर्लियर, जिसकी हेडिंग कंसेप्ट ऑफ जीएसटी के नाम से दे दी गई है। ऑलराइट गाइस, या दोस्तों कंसेप्ट ऑफ जीएसटी में छोटा छोटा लिख लेते हैं एक चीज जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं विद येलो कलर। GST is a value added tax as it offers comprehensive and continuous chain of tax credit। बस यहां तक लिख लीजिएगा। दूसरा, GST does not differentiate between goods and services। बस इतना लिख लीजिएगा, it does not differentiate between goods and services। एंड इसमें अपन यहां तक लिख लीजिएगा गाइस इनफैक्ट। And thus the taxes paid on procuring goods and services can be set off against taxes collected on sale of goods and vice versa। And दोस्तों, the supplier at each stage passes on the tax burden to another until it reaches the consumer। okay? और इसके आगे लिखिएगा who, ऐसे करके who, यहां से who has to bear the brunt of tax। लिखिए सर, अगर पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस दिखाकर आईटीसी लें और पकड़े गए तो क्या होता है? फिर आपके ऊपर पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन लगाया जाएगा बेटा। अगर आप आईटीसी गलत चार्ज कर रहे हैं तो आपको वो आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, आपको वो उतना अमाउंट जाके सरकार को देना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेनल्टी। एंड इफ यू डू नॉट कोऑपरेट तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लिखिए गाइस, 1 minute टू यू गाइस, आई विल नॉट गिव यू टू मच टाइम। नोट साथ साथ बनाएंगे। जो बच्चे साथ साथ नोट्स नहीं बनाएंगे दोस्तों, वो बाद में पछताएंगे। तो आई डू नॉट वांट एनी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टू गो इनटू दैट थिंग। डन 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 गाइस, लिखा। एवरीबडी शुड बी राइटिंग इट आउट। Last 30 seconds guys, and then we head on to benefits of GST। सब बच्चे नोट्स बना रहे हैं साथ साथ। इट विल बी रियली हेल्पफुल जब आप लोग दोस्तों रिवीजन करेंगे,
तो ना आपको पॉइंट्स रिकॉल होते जाएंगे एंड इट विल बी सुपर इजी फॉर यू टू रिकॉल एवरी पॉइंट. इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कितने की चोरी करी है, कितनी पेनल्टी लगती है, ऐसे पहले से थोड़े ना पता होता है. आप आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे और पेनल्टी वाले चैप्टर्स आपके फाइनल लेवल के हैं. आ जाओ गाइस, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी. आ जाओ भाई, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी. सबसे पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सर ये क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? कि भाई साहब जीएसटी ने पुराने जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे, जो अगर लेट्स से अगर एक इंसान कोई मैन्युफैक्चरिंग करके सामान बेचता है तो उसे एक्साइज डिपार्टमेंट में भी जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और उसे वैट डिपार्टमेंट में भी जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था. अगर कोई इंसान सामान के साथ साथ सर्विसेज भी दे रहा है तो उसे सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में भी जाकर टैक्स जमा कराना पड़ता था. ब्रंट ऑफ टैक्स मतलब बर्डन झेलना पड़ेगा. बर्डन ऑफ टैक्स विल हैव टू बी बोर्न बाय द कंज्यूमर. तो अंडर द जीएसटी लॉ उन्होंने आपके पुराने टैक्सेशन सिस्टम्स जो थे, जिसमें आपको अलग अलग जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, उनकी अलग अलग रिटर्न्स फाइलिंग हो रही है, अलग अलग टैक्स जमा हो रहा है, किसी भी एक टैक्सेशन सिस्टम में कोई कमी पेशी रह गई तो लेट फीस पेनल्टी लग जाती थी. तो एक इंसान काफी परेशान होता था. अगर एक ही चीज को करने के लिए, लेट्स से दोस्तों, अगर आज मैं आपसे बोलूं कि आप सीए फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में आए हैं और हमारी इंस्टीट्यूट हमको कल से बोले कि आपको ग्रुप नंबर 1 के जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अकाउंट्स के लिए अलग, लॉ के लिए अलग, टैक्स के लिए अलग, तो क्या कहीं ना कहीं कम्बरसम प्रोसेस नहीं हो गया? मतलब एक प्रोसेस जिसमें आप पहले ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और एक तरफ वो कह रहे हैं आपको सब्जेक्ट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं हो जाएगा? वैसे ही दोस्तों पुराने टैक्सेशन सिस्टम में अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा था, लेकिन आज की तारीख में चाहे आप सामान को मैन्युफैक्चर करो, सामान को बेचो या सर्विस प्रोवाइड करो, एक ही रजिस्ट्रेशन ही काफी है जो कि अंडर द जीएसटी लॉ आता है. तो क्या कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है? हाँ जी. तो कहते हैं कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट्स, कॉमन प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा. जीएसटी विल रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर्स. नेक्स्ट, आपको हेडिंग्स लिखनी है, इसमें और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है. देयर आर टोटल ऑफ 5 पॉइंट्स गाइस. आपको पांचों पॉइंट्स की हेडिंग लिखनी है, दैट्स इट. आपको अंदर वाले कोई भी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है. तो साथ साथ लिखते हुए चलिएगा. हेडिंग डाल दीजिए बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी या बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जिसमें पहला पॉइंट डाल दीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. नेक्स्ट, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग. मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स. इल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? इल इफेक्ट्स का मतलब होता है कि कैस्केडिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती थी, टैक्स ऑन टैक्स लगता था, वो अब जीएसटी लॉ में खत्म कर दिया गया है. क्योंकि आपने देखा होगा जीएसटी लॉ में दे डू नॉट अलाउ यू टू लिवाई एसजीएसटी ऑन सीजीएसटी और सीजीएसटी ऑन एसजीएसटी. जबकि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में आप लोग देख रहे थे वैट वाज बीइंग लिवाइड ऑन एक्साइज ड्यूटी, वैट वाज बीइंग लिवाइड ऑन अ प्रोडक्ट प्राइस इंक्लूजिंग ऑफ सीएसटी. तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होता था, वो जीएसटी में अब मेजरली खत्म कर दिया गया है. तो कहते हैं 15 टैक्सेस सेंट्रल प्लस स्टेट्स हैव बीन सबज्यूम्ड इनटू अ सिंगल टैक्स. Set off of prior stage is allowed for the transactions across entire value chain. Set off of prior stage आपको अलाउ कर दिया गया है और पूरे दोस्तों आपका चेन जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर. तो फाइनल बर्डन तो कंज्यूमर के पास पहले भी था, आज भी है, लेकिन अब बिकॉज द क्रेडिट इज अलाउड एट एवरी स्टेज, कोई भी टैक्स कंपोनेंट आपका प्रोडक्ट की प्राइस में नहीं जुड़ता है. दिस विल इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंप्रूव लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस. तो मिटिगेशन होता है दोस्तों ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग. नेक्स्ट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू. अब दोस्तों कई बार बच्चे समझते हैं कि सर हाउ इज दिस इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू.
पहले तो सर अलग अलग टैक्स जाते थे, वैट जाता था, सर्विस टैक्स जाता था, सीएसटी जाता था, एक्साइज ड्यूटी जाता था, 4 अलग अलग टैक्स जाते थे राठी जी। अब तो सिर्फ एक ही टैक्स जाता है। हाउ इज दिस इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू? इससे सरकार का रेवेन्यू कैसे बेटर हो गया राठी जी? तो दोस्तों थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की जरूरत है कि जो पुराने टैक्सेशन सिस्टम्स थे उनको हटाकर जीएसटी आया है। मतलब पहले जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी अब जीएसटी लगता है, पहले जो वैट लगता था अब जीएसटी लगता है, पहले जो सर्विस टैक्स लगता था अब जीएसटी लगता है, पहले जो सीएसटी लगता था अब जीएसटी लगता है। लेकिन पहले जो अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम में लूप होल्स थे, पहले जो अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम्स में कमियां पेशियां थी, उनको जीएसटी ने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से दोस्तों सरकार ने क्या बोला कि भाई साहब हमारा सब्सटैंशियल रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है अंडर द जीएसटी लॉ। ऑलराइट गाइस, with widening of the tax base and improvement of taxpayers compliance, revenue of the government will increase significantly. And as I told to you in the preceding session, a normal monthly revenue that the government generate under GST law is around 2 lakh crore per month. This is the amount the government generate. तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। Next, elimination of multiple taxes and double taxation. Elimination of multiple taxes and double taxation. सर अभी कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिन पे जीएसटी नहीं लगता? देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, जो कि सरकार समझती है और पब्लिक इंटरेस्ट है, जो अपन चैप्टर नंबर 5 एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी में सीखेंगे, जहां सरकार को लगता है कि यहां पर आम जनता यूज करती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं मयंक आपके लिए। इंडियन रेलवेज में हम लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, तो ट्रेन की टिकट अगर एयर कंडीशनड बुक है, मतलब 2 टियर 3 टियर फर्स्ट एसी, या कोई राजधानी है या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत है, वहां जीएसटी लग जाएगा। सरकार ने कहा अगर ठंडी हवा गाल पे लगी नहीं उतने में दूसरी गाल पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर एक आम आदमी जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाला है, लोअर क्लास फैमिली वाला है, वो लोग दोस्तों जनरल कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल करते हैं, स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं, वहां पर जीएसटी नहीं लगता। ट्रेन वही है, डेस्टिनेशन वही है, बट क्योंकि कोच अलग अलग हैं, जिसमें एक कोच में ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो सरकार ने कहा यहां अमीर आदमी बैठा है, महंगा टिकट है, उसने महंगा टिकट भी खरीदा है, उस पर जीएसटी लगा। एक जगह गरीब आदमी बैठा है, लोअर क्लास वाला बैठा है, उस पर जीएसटी नहीं लगा। समझ रहे हो बेटा? तो जहां सरकार को लगा फॉर पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू, क्योंकि हिंदुस्तान की ज्यादातर जो जनता है दोस्तों वो लोअर क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज वाली हैं, तो वहां पर सरकार ने देखा कि उनके जनरल यूज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, उन सारी चीजों पर उन्होंने जीएसटी हटा दिया है। ऑलराइट, तो एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन, this will help in reducing the cost of the product and services, and highly disputed case जैसे कि रेस्टोरेंट वाला highly disputed issue relating to double taxation will be tackled. All right, next, boost to make in India initiative. अब दोस्तों boost to make in India कैसे होगा? How will India be benefited by implementing GST in India? बेटा अप्रॉक्स कितना परसेंट लगते हैं, सबके अलग अलग रेट होते हैं। यस, सबके अलग अलग रेट्स होते हैं। मेजरली उन्होंने 4-5 रेट्स बता रखी है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। कौन से प्रोडक्ट पे क्या रेट लगती है वो अपन सारी चीजें आगे पढ़ेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो लेट अस नॉट गो अहेड ऑफ आवर टाइम, लेट अस फोकस ऑन टू द पॉइंट दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। बेटा सारी चीजें पढ़ेंगे ना, दूसरी क्लास में मैं आपको सारी चीजें कैसे आपके दिमाग में डालूं भाई, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे मयंक। बूस्ट टू मेक इन इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अब देखो, जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर, कोई फॉरेनर इंडिया में आता था अंडर द ओल्ड टैक्सेशन लॉ, अंडर द ओल्ड टैक्सेशन लॉ, जब कोई फॉरेनर इंडिया में आता था तो इंडिया में पहली जैसे आया तो कहा आई वुड लाइक टू सेट अप अ फैक्ट्री इन इंडिया। मोदी जी कहते हैं वेलकम, वड़कम वड़कम, प्लीज कम टू इंडिया।
तो कहते हैं आई वॉन्ट टू बाय अ गुड पीस ऑफ लैंड, आई विल बिल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मोदी जी कहते हैं थम्स अप, गो टू एक्साइज डिपार्टमेंट, बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर यू विल हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी। अब वो बेचारा एक्साइज डिपार्टमेंट गया, अंग्रेजू भैया, और वहां पर जाके किसी तरह उसने भीड़ धड़के में दोस्तों अपना एक्साइज डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाया। बाहर आया दोस्तों, शर्ट बाहर निकली हुई, पसीने में लथपथ। कहते हैं इट वॉज डिफिकल्ट बट आई डिड इट। मोदी जी कहते हैं गुड गुड, हैव सम वाटर। जब तक वो पानी पी रहा था, नाउ यू हैव टू गो टू वैट डिपार्टमेंट, स्टेट वैट डिपार्टमेंट, यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द वैट डिपार्टमेंट। उसके मुंह से पानी निकल गया भैया। कह रहे क्या बात कर रहे हो, वहां तक तो आई विल नॉट बी बैक अलाइव। कह रहे इट्स ओके बट यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट बैक अलाइव, आई विल लेट योर फैमिली नो दैट यू हैव पास्ड अवे इन इंडिया। कह रहे नो, आई वांट टू गो बैक, मेरे को वापस भेजो अपने देश। कह रहे ना ना ना। समझ रहे हैं गाइस, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम होगा उतना ही दूसरा देश हिंदुस्तान आने में कतराएगा, कोई भी इंसान जाने में कतराएगा। होता है कि नहीं? तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, क्या जब आपका सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सिस्टम होगा, हिंदुस्तान कोई इंसान आएगा, एक टैक्सेशन सिस्टम ही फॉलो किया जा रहा है फॉर द एंटायर नेशन, तो क्या कहीं ना कहीं दूसरे देश वाले हिंदुस्तान आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे? भाई दे हैव अ टैक्सेशन सिस्टम, इट इज नॉट दैट वी डू नॉट हैव अ टैक्सेशन सिस्टम बट इट्स अ सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सिस्टम। तो इन दैट केस सरकार ने क्या बोला, बूस्ट टू मेक इन इंडिया with unified common national market for India, GST will give boost to foreign investment and make in India campaign. All right guys, तो ये आप लोगों ने हेडिंग्स लिख ली हैं एवरीबडी यू, आप लोगों ने हेडिंग्स लिखी हैं कि नहीं? Ease of doing business, mitigation of ill effects of cascading, increase in the government revenue, elimination of multiple taxes and double taxation, and boost to make in India initiative. फटाफट फटाफट, जिन बच्चों ने नहीं लिखी है वो लिख लीजिए, गिविंग यू 20 सेकेंड्स। आजा भाई, मूविंग ऑन। यस सर, डन, सब बच्चों ने लिख ली है। क्वेश्चन नंबर 8, What are the benefits of implementing GST in India? अब दोस्तों वो आपको 5 हेडिंग ध्यान रखना है, हेडिंग आप सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच वर डेफिशिएंसीज ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम विच हैव नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू दोस्तों द बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी इन इंडिया। जैसे कि डेफिशिएंसीज में क्या था, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस था कि नहीं? यहां पर जीएसटी में क्या हमने कैस्केडिंग हटा दिया। डेफिशिएंसीज में क्या था, डबल टैक्सेशन, हमने क्या किया, डबल टैक्सेशन हटा दिया, है कि नहीं दोस्तों? तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, मैंने क्या बोला था, एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। डेफिशिएंसीज में क्या था दोस्तों, फटाफट याद करो, मल्टीपल टैक्सेस। क्या जीएसटी में मल्टीपल टैक्सेस हटाकर एक ही टैक्सेशन सिस्टम आ गया? हाँ जी। तो जो आप लोगों ने अगर डेफिशिएंसीज पढ़ ली हैं तो मोर ऑफन देन नॉट यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया आल्सो। यस, देयर आर स्टिल 1-2 पॉइंट्स व्हिच आर डिफरेंट, वो उनका अपने को और ध्यान रखना। तो कहते हैं स्टूडेंट्स शुड राइट, एडवाइस देखिएगा, शुड राइट पॉइंट वाइज आंसर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन। जितने मार्क्स अलॉट करे गए हैं क्वेश्चन में, वो दोस्तों आप लोग उसके हिसाब से पॉइंट्स लिखेंगे। वैसे जनरली क्वेश्चन में आ जाता है स्टेट एनी 3 पॉइंट्स या स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी इनटू इंडिया या स्टेट एनी 4 पॉइंट्स। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन में कई बार तो ये भी बोल देते हैं विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, तो आप एक्सप्लेन करेंगे। कई बार सिर्फ ये लिखा होता है नो नीड टू एक्सप्लेन, मतलब सिर्फ आपको हेडिंग्स लिखनी है एंड हेडिंग से ही वो मार्क्स दे देंगे आपको। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू इन द क्वेश्चन, उस हिसाब से आपको उसे आंसर करना पड़ेगा एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो। अगर आपसे वो बोलते हैं कि 4 नंबर में कि स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग इनटू जीएसटी, इंप्लीमेंटिंग जीएसटी इनटू इंडिया, तो उसमें फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा।
उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बिकॉज दे विल नॉट ओनली बी आस्किंग यू हेडिंग्स एंड गिविंग यू 4 मार्क्स फॉर राइटिंग जस्ट हेडिंग्स, उसमें फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। फर्दर ध्यान से देखिएगा, फ्यू डेफिशिएंसीज दैट एग्जिस्टेड अर्लियर हैव नाउ टर्न्ड इनटू बेनिफिट्स आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। These points majorly serve both the purposes, that is benefits of GST is equals to deficiencies of the earlier indirect taxation system. 1-2 points are still different, the student should take care of that also. आपको उस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत है। Everyone clear about it? Yes or no? आ जाओ guys, moving on, next point. टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। सर क्या हमें ये भी लिखना है? जी हाँ, इस टेबल को बनाने में टाइम लगेगा गाइस, इसीलिए साथ साथ बनाना चालू कर दे। आपको ये पूरी की पूरी टेबल बनानी होगी मेरे साथ। टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी गाइस, कौन कौन से टैक्सेस हैं दोस्तों जो जीएसटी लॉ में सब्ज्यूम हो गए हैं? कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं दोस्तों जो जीएसटी लॉ में दोस्तों अब मर्ज हो गए हैं? तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 टैक्सेस थे और स्टेट गवर्नमेंट के 7 टैक्सेस थे दोस्तों, विच हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। कई बुक्स में आप लोग देखेंगे दोस्तों कि 17 टैक्सेस मेंशन करे गए कि 17 टैक्सेस सब्ज्यूम हुए, जबकि एक्चुअल में वो 15 ही हैं, क्योंकि उन बुक्स में वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स को अलग अलग मेंशन किया गया, या फिर एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स एंड परचेज टैक्स को अलग अलग मेंशन किया गया है। तो यहां पर जो मैंने ऑब्लिक करके लिखा है, इस वजह से मेरे 15 नजर आ रहे हैं, कई बुक में 17 होंगे। दोनों तरीके से सही है, कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों इस चीज में। आ जाइएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो पहले अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती थी, वो कौन कौन से थे? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। मैं इनके डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि ये कब, कैसे, कितना परसेंटेज, कितना अमाउंट लेवाई किया जाता था, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, एंड वी शुड नॉट बी स्पेंडिंग एनी मोर मिनट देन द वन रिक्वायर्ड है। ऑलराइट गाइस, तो बस हमें ये याद करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ चुका है और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आगे भी आ सकता है। इसी वजह से आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी अटेंटिव ऑन टू दिस पॉइंट। टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी में देयर आर अ टोटल ऑफ 15 टैक्सेस। अब मैं पहले सेंट्रल लेवी वाले पढ़ रहा हूं, फिर स्टेट लेवी वाले पढ़ूंगा, जो स्टेट गवर्नमेंट पहले लेवाई करती थी। अब हमें कैसे सर 15 याद करना तो मुश्किल होगा, तो व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना लर्न स्ट्रैटेजिकली। आप लोगों से जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर मैं आपका पेपर सेटर हूंगा तो मैं आप लोगों से बोलूंगा स्टेट एनी 4 स्टेट टैक्सेस विच हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो नाउ यू डोंट हैव टू स्टेट एनी 4 आउट ऑफ 15, यू हैव टू स्टेट 4 आउट ऑफ 7। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि 4 कोई से भी टैक्सेस बताइए जो सब्ज्यूम हुए हैं अंडर जीएसटी। आपसे ये पूछा गया है 4 वो टैक्सेस बताइए जो पहले स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, अब वो जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया है, जीएसटी में मर्ज हो गया है। तो अगर आपको ये याद ही नहीं है कि कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, कौन से स्टेट लगाती थी, तो मोर ऑफन देन नॉट गलत होने के ऑप्शन है, गलत होने के चांसेस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों जो टैक्सेस लगाती थी वो था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लेवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। देखो सेंट्रल सेल्स टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आया क्योंकि कानून बनाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट थी, लेकिन टैक्स एक्चुअली रिसीव कौन करता था? ओरिजिनेटिंग स्टेट। हमारे एक दोस्त ने पूछा भी था कि सर सेंट्रल सेल्स टैक्स में तो सेंट्रल नाम लिखा है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जाता। हाउएवर दोस्तों रिसीव कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। लेवाई कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब द लॉ हैज बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट द टैक्स हैज बीन कलेक्टेड बाय द ओरिजिनेटिंग स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के दोस्तों ये 7 पड़े एलास, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात ये आती है कि सर अगर हम एक अच्छी तरीके से याद कर ले तो ऑटोमेटिकली बचे हुए पॉइंट्स दूसरे में चले जाएंगे। करेक्ट, एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू रिकॉल। कोई एक पॉइंट को अपन अच्छे से याद कर लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट वाली अगर लिस्ट याद कर ली तो ऑटोमेटिकली ये कंफ्यूजन तो खत्म हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में वैट,
सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में टैक्सेस ऑन लॉटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं आता। ऑलराइट गाइस, स्टेट में क्यों नहीं लिखते हम? चलो अर्शिया बेटा ने पूछा है, आज थोड़ा सा वक्त है तो बता देता हूं। क्योंकि जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन को लेकर टैक्स कलेक्शन की बात हुई तो काफी स्टेट्स के बीच में लड़ाइयां होने लगी कि भैया कौन सा स्टेट को हक है इस ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ टैक्स कलेक्ट करना। इज इट द स्टेट जहां से सामान रवाना हुआ, इज इट द स्टेट जहां से सामान पास ऑन हो रहा है, और इज इट द स्टेट जहां सामान ये पहुंचा। तो सारे स्टेट्स आपस में लड़ाई करने लगे, नहीं 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 ये तो मेरा टैक्स है। जिस स्टेट से गुजर रहा था उस स्टेट ने कहा भैया अगर हम गुजरने नहीं देंगे तो ना बेचने वाले को मिलेगा ना खरीदने वाले को मिलेगा। जिस इंसान ने खरीदा वो ये कहता अरे भैया मैं खरीदूंगा ही नहीं तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा, जब ट्रांजैक्शन नहीं तो टैक्स नहीं। तो इन सारे स्टेट्स को लेकर बीच में लड़ाइयां होने लगी, भैया टैक्स तो मेरे को मिलेगा, टैक्स तो मुझे मिलेगा। तो मोदी जी बीच में आए, मोदी जी ने कहा देखो भैया देखो ऐसे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, लड़ाई करोगे तो किसी को भी नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़े में किसी का फायदा नहीं हुआ आज तक। तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा देखो हम कानून बनाएंगे, हम पैसा नहीं लेंगे लेकिन कानून हम बनाएंगे और हमारा कानून हर एक स्टेट फॉलो करेगा, हम किसी के साथ बायसनेस नहीं करेंगे। और ये जो कानून बनेगा ये तो सबके लिए साइमल्टेनियसली लगेगा ना। तो इन दैट केस लॉ मेकर सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, लेकिन टैक्स कलेक्शन किसे मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट को। इसीलिए दोस्तों जब ये टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी की बात हुई तो इन दैट केस जब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कानून की लिस्ट बनी तो उसमें सेंट्रल सेल्स टैक्स लिखा गया, ना कि स्टेट गवर्नमेंट में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का कानून था और वो जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया, जबकि सेंट्रल सेल्स टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून था जो कि जीएसटी में सब्ज्यूम हुआ। लेकिन इस चीज का ध्यान रखने की उतनी ही जरूरत है तो चाहे वैट हो या सेल्स टैक्स हो या सेंट्रल सेल्स टैक्स हो, ये टैक्स रिसीव किसे होता था दोस्तों? ये टैक्स रिसीव होता था, हाँ जी गाइस, किसे? फटाफट बताइए। स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्ट सेंट्रल करती ही नहीं थी, सिर्फ सेंट्रल ने लॉ बनाया था, कलेक्ट ओरिजिनेटिंग स्टेट करती थी। आ जाओ भाई, वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट गवर्नमेंट वाली लिस्ट पढ़ रहा हूं। वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स, परचेज टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट लोकल बॉडीज, एंड स्टेट सेसेस एंड सरचार्जेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आपके दोस्तों 7 स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए टैक्सेस थे। All right, guys. Everyone clear about it? Everyone clear about it, guys? हाँ या ना? आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे गाइस, और फिर मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम भी दूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 and 10 इज व्हाट वी नीड टू डू। आ जाओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी? इनमें से कौन से स्टेट टैक्स है जो सब्ज्यूम हुआ अंडर जीएसटी? स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, नो। वैल्यू एडेड टैक्स, यस। सेंट्रल सेल्स टैक्स, नो। सेंट्रल सेल्स टैक्स ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है विच वॉज बीइंग कलेक्टेड बाय द ओरिजिनेटिंग स्टेट, एंड ऑल ऑफ द अबव गलत। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना है, कई बार बच्चे ऑल ऑफ द अबव देख के भावुक मत हो जाना, थोड़ा सा अपने लॉजिक पर अटल रहना। ऑलराइट, नेक्स्ट, लिस्ट द सेंट्रल लेवी सब्ज्यूम्ड अंडर द जीएसटी लॉ। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 10 में दैट यू विल हैव टू लिस्ट डाउन द सेंट्रल लेवीज। जबकि दोस्तों नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है उसमें आपसे ऐसे आता है कि list down any 3, 4, 5 central levies which have been subsumed under GST, because this chapter does not hold a weightage of more than 2 to 3 marks. तो in this scenario, in this case guys, आप लोगों को क्या लिखने की जरूरत है कि भाई साहब मैं चाहता तो ऊपर के 8 के 8 पॉइंट उठा के यहाँ लिख देता, बट मैंने आप लोगों को एडवाइस देना ज्यादा बेहतर समझा। इधर देखिएगा,
Students should be careful answering this question and should clearly remember the central levies that have been subsumed. The student should write number of points depending upon the marks allotted to the question. तो अगर आप लोगों ने दोस्तों सेंट्रल लेवीज की लिस्ट में स्टेट लेवी वाला पॉइंट लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे गाइस। इसीलिए दोस्तों ये याद रखना जरूरी है और इससे जुड़ा हुआ पहले क्वेश्चन आ चुका है। जब अपन क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा दोस्तों ये वाला पॉइंट भी। फटाफट आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू राइट डाउन द एंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवीज एंड स्टेट गवर्नमेंट की लेवीज। दिस इज फॉर्मिंग योर नोट्स गाइस। अपन लोग यहां पर नोट्स बना रहे हैं, फटाफट फटाफट नोट्स बनाएंगे गाइस। करिए एवरीबडी। सब प्रो बैच की जो बुक्स हैं हार्ड कॉपी वो कब तक आएंगी? बेटा करीब 7 to 8 वर्किंग डेज लगते हैं बेटा, इग्नोरिंग सैटरडे एंड संडे। सर ओनली नेम्स लिखने होंगे? हाँ जी, नाम ही लिखने होंगे। जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये नाम है, ये लिखना होगा। सर आपके नोट्स जो ऐप पर हैं वो ब्लैक एंड वाइट में हैं? हाँ वो ब्लैक एंड वाइट में रहेंगे बेटा। वो प्रिंटेबल मतलब जो हार्ड कॉपी बुक्स रहेंगी वो भी प्रिंटेबल रहेंगी। आप चाहेंगे तो मैं ये वाले कलर नोट्स भी देखता हूँ प्रोवाइड करवा सकते हैं कि नहीं, मैं एक बार बात कर लूँगा टीम से। ओके done guys, last 1 minute, last 1 minute। Your teaching style is really good. Thank you अर्शिया बेटा। हाँ जी गाइस, डन एवरीवन। और ये लिखना है गाइस, जो बच्चे सोच रहे हैं अच्छा नोट्स तो मिल ही रहे हैं देख लेंगे उसमें से,
बाद में रिग्रेट करोगे गाइस। एक एक नंबर की इम्पोर्टेंस होती है। अगर आपको कोई चीज़ लिखने के लिए दे रहा हूँ तो बस समझ लेना कि किसी बड़े ने बोला है कर दो तो कर दो, फिर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इस चीज़ में। अपने हालत से बाहर निकलो, थोड़ा सा कॉपी पेन उठाओ, लिखो गाइस। मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ इन द मेन बैच आप लोगों के लिए, बिकॉज यू विल बी राइटिंग। हाँ, हो सकता है किसी दिन अगर मेरे को ज़्यादा प्रोविजन करवाने होंगे तो मैं 2-4 चीज़ें आपको घर से लिखने के लिए दूंगा, लेकिन लिखने के लिए दूंगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एवरीवन, जो अब नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, मैं अगले सेशन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आज के सेशन में नहीं करवाऊंगा, अदरवाइज इट विल बी जस्ट वे टू मच टू हैंडल फॉर यू ऑन डे 2। करवाने को तो मैं करवा सकता हूं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और क्या क्या प्रोविजंस हैं, बट व्हाट वी गोना डू टुडे इज हम लोग आज यहीं सेशन रोकेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स वी गोना हैव अ बुलेट रिविजन, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी एज मेनी डाउट्स एज यू वांट, but in tomorrow's session we will not only take the constitutional provisions and wind up the chapter, we will also take दोस्तों क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। जो क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक से दोस्तों क्वेश्चंस भी करेंगे, आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, आईसीआई के जो पीवाईक्यू है, आरटीपी एमटीपी में जो इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस है वो करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बुलेट रिवीजन करवाता हूं आज के सेशन का, और उसके बाद आप लोग चाहें तो मेरे से जो जी भर के डाउट्स पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तो बकल अप योरसेल्फ फॉर द बुलेट रिवीजन, बकल अप योरसेल्फ गाइस फॉर द बुलेट रिवीजन। आ जाओ सबसे पहले, वाई जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस, क्योंकि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में कुछ डेफिशिएंसीज थी जिनकी वजह से जीएसटी को भारत देश में इंप्लीमेंट करना पड़ा। देयर आर अ टोटल ऑफ 4 डेफिशिएंसीज जिसकी वजह से दोस्तों जीएसटी लॉ भारत देश में आया और पुराने टैक्सेशन सिस्टम में काफी कमी पेशी आती, जिसमें से पहला था कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, जिसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, जिसमें मेजरली 2 सिनेरियोस थे। इंक्लूजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन द वैल्यू फॉर इम्पोजिंग वैट, जब कोई मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में आता था तो वो एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं करता था और एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाता था, जिसके ऊपर दोस्तों वैट लिवाई किया जाता था, एंड देयरफॉर दोस्तों वैट वाज लिवाइड ऑन एक्साइज ड्यूटी लीडिंग टू टैक्स ऑन टैक्सेस। लाइकवाइज दोस्तों अगर आप दूसरे स्टेट से परचेज करते थे तो आप सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करते थे, और वो सेंट्रल सेल्स टैक्स दूसरे स्टेट जो ओरिजिनेटिंग स्टेट है वहां चला जाता था, तो हमारा स्टेट जिसमें हम रजिस्टर्ड है वो हमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं देता था, अगेन लीडिंग टू कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। मल्टीपल टैक्सेस, एक ही स्टेट अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगाता था, वो भी आपस में सब्ज्यूम्ड नहीं थे, आपस में मर्ज नहीं थे। जैसे कि लग्जरी टैक्स का वैट से बेनिफिट नहीं मिलता था, वैट का एंटरटेनमेंट टैक्स से बेनिफिट नहीं मिलता था। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई सामान वगैरह खरीदता था तो वो सामान खरीदते वक्त वैट पे कर आता था, which was not allowed as set off from the service tax that he used to collect at the time of supplying of services. लाइकवाइज दोस्तों, लाइकवाइज उल्टा था दोस्तों कि जब कोई इंसान आगे सामान बेचता और सामान बेचकर आगे से टैक्स कलेक्ट करता था, सामान बेचकर आगे से टैक्स कलेक्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ वैट, उसे उसमें से सर्विस टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता था। डबल टैक्सेशन, जहां पर दोस्तों सरकार ने देखा कि कुछ गुड्स या सर्विसेज ऐसे थे जहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई थी और दोनों ही टैक्स मिलकर लगाते थे, विच वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर द कंज्यूमर, जिसकी वजह से उसे ज्यादा बर्डन बियर करना पड़ता था, विच वॉज नॉट, मतलब अगर अपन देखें तो एथिकली मॉरली वो बिल्कुल गलत था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था दोस्तों, तो भी किया जाता था एज लॉन्ग एज उस मैटर से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट खत्म ना की हुआ हो। तो इन दैट केस सरकार ने क्या बोला था दोस्तों, दीज आर द 4 डेफिशिएंसीज व्हिच लेड टू दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, सर इसमें आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं बोला, यस जानबूझ के मैंने पहले वाले पॉइंट में गड़बड़ नहीं बोला क्योंकि वो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं नहीं चाहता था किसी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे गड़बड़ नहीं बोल सकता। कहते हैं जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स एज इट ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट
और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से रिटेलर तक चलता रहेगा, आपको पूरा क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा विच अवॉइड्स कैस्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है। अगर आपने दोस्तों टैक्स कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, उसमें से आप आईटीसी माइनस कर सकते हैं जो आपने पे किया हो एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज, जिसकी वजह से अगेन क्योंकि आपको आईटीसी इज अलाउड टू यू एट ऑल लेवल्स, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। And finally, the burden of tax under GST will be borne by the retailer. जो रिटेलर होगा दोस्तों फाइनल बर्डन बियर करेगा, क्योंकि वो बंदा है जो आखिरी बार इस प्रोडक्ट को बेचता है। ऑलराइट, कह रहे हैं राठी जी, ये तो हम रात को सोते सोते भी बता देंगे कि रिटेलर बर्डन बियर नहीं करता, इट इज द कंज्यूमर और द कस्टमर दोस्तों जो बर्डन बियर करता है। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, mitigation of ill effects of cascading, decrease in the government revenue, elimination of multiple taxes and double taxation, and boost to make in India initiative। ये हमारे 5 ऐसे बेनिफिट्स हैं दोस्तों जिसकी वजह से दोस्तों जीएसटी का भारत देश में लागू होना काफी कारगर साबित हुआ। वेल डन। अच्छे से हमारे एक दोस्त बड़े अच्छे से सुन रही है, वो कह रहे हैं नॉट डिक्रीज, इंक्रीज। वेल डन। Increase in the government revenue. And last दोस्तों, taxes subsumed under GST. So I'm gonna help you out with first the central government levies which have been subsumed under GST. Central excise duty, additional excise duty, service tax, excise duty levied under Medicinal and Toilet Preparation Act, countervailing duty, special countervailing duty, luxury tax, and central sales tax. And last, central surcharges and cesses on supply of goods and services. कह रहे नहीं सर, luxury tax सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं आता है। लग्जरी टैक्स कौन से उसमें आता है दोस्तों? लग्जरी टैक्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट। वेल डन, नॉट लग्जरी टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट पढ़े तो वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट लोकल बॉडीज, एंड स्टेट सेसेस एंड सरचार्जेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। Everyone clear about it guys? आज थोड़ा सा छोटा सेशन हुआ है, आज आप लोग थोड़ा सा बच गए हैं गाइस, कल इसकी भरपाई कर लेंगे। कल दोस्तों we're gonna wind up with constitutional provisions, we're gonna take care। हमारा पहला चैप्टर ऑफ जीएसटी खत्म हो जाएगा गाइस, एंड उसके बाद जो हमारे चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज थोड़ी ज्यादा है, उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा है, वहां पर नोट्स बनाने में और मजा आएगा। वी विल ट्राई टू मेक इट एज कलरफुल, एज ब्यूटिफुल एज पॉसिबल, एंड वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2 आप लोग यू विल स्टार्ट फीलिंग योरसेल्फ यस दैट दिस सब्जेक्ट इज मेड फॉर अस एंड वी आर मेड फॉर दिस सब्जेक्ट। तो ना एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस शूटअप होने लगेगा। कोई भी दिक्कत आएगी दोस्तों, आई विल ऑलवेज बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, लेकिन आप लोगों को बस कंसिस्टेंट रहना है। सीए में पहले वो बच्चा क्लियर नहीं करेगा जो ज्यादा अक्लमंद है, वो बच्चा क्लियर करेगा जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो हर रोज मेहनत करने को राजी रहेगा। 3 दिन मोटिवेशन मिलता है, 3 दिन दमकर मेहनत करते हैं, फिर एक हफ्ता गया, फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, अरे बहुत मेहनत करनी, चलो मेहनत करते हैं 1 दिन 2 दिन, फिर मोटिवेशन गायब, तो वहां पर काम नहीं चलेगा। So why are you ending the session too soon? Because the next provision जो constitutional provisions हैं वो थोड़े high order thinking skills provisions हैं, and उसके बाद मुझे question answer round करवाना है which will not happen in the next 1 hour or so। तो मैं चाहता हूं कि जब भी हम जो भी प्रोविजन करें, there might be sessions जहां अपन 3 घंटे 15 मिनट पढ़ेंगे, 3 घंटा 20 मिनट पढ़ेंगे, and there can be sessions in which we will study 2 hours, 2.5 hours or 2 hours 45 minutes। हाँ, generally it will vary between 2 hour 45 minutes to 3 hours, but वो मेन जो चैप्टर्स आएंगे चैप्टर नंबर 2 में चाहिए, चैप्टर नंबर 2 से आपका फिर कंटिन्यूसली लंबे सेशंस चलेंगे। ओके बेटा, कोशिश करता हूं अर्शिया बेटा, है ना, कांट कमिट बट आई विल ट्राई। चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।